मित्रों, उम्र कोई भी क्यों ना हो, कहानी सुनने का अपना मजा है। कहानी गोष्ठी इस विशेष सत्र में आपका स्वागत। विदेशी जमीन से हिंदी कहानी लेकर आए हैं अमेरिका के साहित्य जगत के चार सुपरिचित कथाकार अनिल प्रभा कुमार, इला प्रसाद, अंशु जौहरी और अमरेंद्र कुमार। कहानी हमारे भाव विश्व का एक अटूट भाग है और विश्व रंग के कहानी मंच से अपनी कहानियों का पाठ करेंगे ये कहानीकार। तो आइए विदेशी भावभूमि पर रची गई इन कहानियों का आनंद लेते हैं। विश्वरंग अमेरिका की कथा गोष्ठी विदेशी जमीन से हिंदी कहानी में आप सबका स्वागत है। विश्वरंग उत्सव की परिकल्पना रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की थी और इस विश्वविद्यालय ने एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा कुछ अन्य संस्थानों के सहयोग से इस विश्वविद्यालय के द्वारा इसका पहला आयोजन नवंबर 2019 में हुआ। यह दूसरा साल है और कोविड काल में हम सब इस उत्सव से इस वर्ष ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। हिंदी आज विश्व भाषा है और उसका साहित्य भारत तक सीमित न होकर संसार के कोने कोने में रचा जा रहा है। सूरीनाम, फिजी, गयाना, खाड़ी के देश, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ब्रिटेन, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में जहां भी हिंदी भाषी हैं वहां हिंदी के साहित्यकार भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व के 15 देशों में विश्वरंग कला एवं साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। हिंदी के वैश्विक स्वरूप के योगदान के विकास में अमेरिका के हिंदी साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो सोमा वीरा, उषा प्रियमवदा, सुनीता जैन और सुषम बेदी से होता हुआ वर्तमान रचनाकारों की लेखनी से समृद्ध हो रहा है। इस कथा गोष्ठी में आज हम अमेरिका के चुने हुए 4 रचनाकारों की कहानियां सुनेंगे, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपनी पहचान सुनिश्चित कर ली है। मैं सबसे पहले अनिल प्रभा कुमार जी को आमंत्रित करूंगी। वेन, न्यू जर्सी के निवासी अनिल प्रभा कुमार जी का नाम भारत के हिंदी साहित्य जगत के लिए जाना पहचाना है। विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी में हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन करने के बाद अब अनिल प्रभा जी पूर्ण रूपेण साहित्य सृजन को समर्पित हैं। इनके 3 कहानी संकलन बहता पानी, कतार से कटा घर और प्रवासी कहानियां हैं। एक कविता संकलन है उजाले की कसम और एक उपन्यास सितारों में सुराग प्रकाशनाधीन है। अनिल प्रभा कुमार जी की कहानियां भारत एवं विदेशों की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। कई कहानियां अमेरिकी और भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं। अनिल प्रभा कुमार जी कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विदेश हिंदी प्रसाद पुरस्कार प्रमुख है। स्वागत है अनिल प्रभा जी आपका। नमस्कार। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो असल में इसी मौसम की है, अक्टूबर और नवंबर की, और अमेरिका की है। तो कहानी का शीर्षक है बेमौसम की बर्फ, क्योंकि इस मौसम में बर्फ नहीं पड़ती। तो ये कहानी है। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा सरका दिया। रोज सबसे पहले वो यही करती है, धूप और रोशनी को न्योता देती है भीतर आने के लिए, मन के भीतर तक। वो मुग्ध होकर निहारती है आकाश का रंग, पेड़ों के रंग बदलते पत्ते। हर रोज सुबह सूरज हाजिरी देता आ रहा है युगों से। वो अपने भीतर इस सूर्य विश्वास को भर लेना चाहती है, चाहे कुछ हो जाए सूरज तो निकलेगा ही। आज की सुबह कुछ अपरिचित सी लगी। आकाश पर जैसे किसी ने सुनहरी के बजाय सफेदी की गाढ़ी चादर तान दी थी। ठोस सफेदी, कहीं कोई हल्की सी दरार भी नहीं। हटो ना माँ, मुझे भी देखने दो, महक ने आंखें मलते हुए अलसाई सी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग, उठ गई मेरी बिटिया रानी। वो लाड में भरकर महक के सिरहाने आकर बैठ गई। बिन बालों वाली महक चिकने सिर के साथ कुछ और ही लगती है, जैसे 30 साल की युवती फिर से 5 साल की बच्ची हो गई हो। पीली पड़ती रंगत के ऊपर
बड़ी बड़ी काली आंखें जैसे मुखर हो उठी हो, बस मुझे देखो और कुछ नहीं। चारू ने उसके सिर के पीछे सिरहाना रख सहारा दिया, माथे को छुआ, कुछ गर्म लगा। आंखें भी चढ़ी थी। कैसी है तबीयत? ऐसे ही है, कहकर वो खिड़की के बाहर लगे मैग्नोलिया के पेड़ को देखने लगी। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान आ गई। महक, देख पेड़ कितना कलियों से लदा पड़ा है। बस अब ये कलियां कुछ दिनों में खिल जाएंगी तो कितना सुंदर लगेगा ये पेड़। तभी तो मैं अपने ऊपर वाले कमरे में, बेडरूम में ना सोकर नीचे अपने स्टडी रूम में सोती हूँ। आंख खुलते ही मैग्नोलिया का ये पेड़ मुझे हेलो कहता है। अभी तो इसकी कलियां अपनी गुलाबी जामुनी मुठियां बंद किए बैठी हैं। जब खुलेंगी ना तो लगेगा जैसे गुलाबीपन लिए सफेद पश्तियों का अंबार लग गया है। और जब फूल झरेंगे तो पेड़ के नीचे गुलाबी फूलों की चादर बिछ जाएगी। मेरा जी चाहता है कि मैं उन गिरे हुए फूलों के बिस्तर पर जाकर लेट जाऊं। चारू के मन में एक शब्द घुमड़ता है, सुहाग सेज। महक के पीले पड़ते चेहरे को देखने लगती है। पता नहीं कब से यूं ही लेटे लेटे फूलों के बिछौने देखा करती है। जाने क्या क्या घुमड़ता होगा इसके मन में। कभी शिकायत नहीं करती, बस मुस्कुरा देती है। आज की सुबह ना माँ, वो पता नहीं उसे या अपने को दिलासा देती है। चारू मुस्कुरा नहीं पाती। कितनी सुबहें और सोचती है तो लगता है जैसे चूल्हे से जलती लकड़ी खींचकर किसी ने उसके सीने के भीतर घुमा दी हो। धुआंसा हो गया है अंतर्मन, जीवन, सभी कुछ। पर सांस तो चल ही रही है क्योंकि हेमंत साथ हैं, दूर दिखती रोशनी की ओर इंगित करते हुए। मैं ठीक ही हो गई थी ना, फिर काम पर भी तो जाना शुरू कर दिया था। अलग अपार्टमेंट में भी रहने लगी थी। विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगी, हेमंत कहते। कैसे संभालेगी सब कुछ? चारू का मन टकमक करता। उसे स्वावलंबी बनने दो, जीने दो उसे अपने हिसाब से। अपवाद भी हुआ करते हैं ना, बहुत सी शारीरिक व्याधाएं मनोबल से भी नियंत्रण की जाती हैं। मनोबल, बस इस एक शब्द को पकड़ लिया था उसने, जो अक्सर उसके हाथ से फिसल जाता। वो टूटने लगती और फिर भागती उसी को पकड़ने के लिए। उसे इस अंधेरे में ये जुगनू चाहिए थे, ढेर सारे। चारू को भी उसने एक जुगनू पकड़ा दिया, अपने आशीष का। तुम्हारे बेडरूम के बाहर भी तो इतना भरा पूरा चीड़ का पेड़ है, सदा बाहर, हर मौसम में हरा भरा। पर मुझे तो यही अच्छा लगता है, छोटा सा मैग्नोलिया का पेड़, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सहसा खिड़की के बाहर शून्य में देखती रही। महक बाहर देखती रही। हेमंत एक हाथ में पानी का गिलास ले दाखिल हुए, दूसरे में दवा की 2 गोलियां थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। उन्होंने पानी का गिलास महक की ओर बढ़ा दिया। पिछले 6 वर्षों से यूं ही उसकी दवा लेकर आते हैं। महक ने यंत्रवत पकड़ लिया, दूसरा हाथ बढ़ाकर दवाई भी ले ली। पानी से दोनों गोलियां निकलकर फिर अधलेटी सी हो गई। वो चुपचाप उनके चेहरे की ओर देखते रहे। फिर निगाहें पत्नी की ओर उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चारू ने के गले से हल्की सी उच्छ्वास निकली और वो जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने बड़ी कोमलता से पूछा। महक ने सिर्फ दाएं से बाएं सिर हिला दिया। नहीं, वो थकी लग रही थी। हेमंत कहीं गुम से हो गए। आज शनिवार था, उन्हें काम पर नहीं जाना। मौसम कैसा मनहूस सा हो रहा है। धूप निकलती तो शायद महक भी थोड़ा स्वस्थ महसूस करती। बिस्तर पर लेटकर मौसम ही तो देखती है, कुछ ठीक होती है तो टेलीविजन। वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया को उठाकर आंखों के आगे रख लिया। कीमोथेरेपी के बाद मरीज पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं पढ़ने लगे। उनका दिल और दिमाग अलग अलग रास्तों पर भटकता है। वह संतुलन का नाटक किए बैठे रहते हैं। उम्मीद जगी तो थी कि शायद फिर से सब सामान्य हो जाएगा। दोबारा सब गड़बड़ हो गया। कोलोन का कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन की प्रतिक्रिया, वमन, अस्पतालों के चक्कर, टेस्ट, दवाइयां, परहेज। इस उम्र में ये बीमारी नहीं होती, स्त्रियों को तो और भी कम।
सारे सिद्धांतों की अपवाद बन गई उनकी बेटी। चारू महक के लिए पालक और गाजर का ताजा जूस निकाल कर लाई है। महक, उन्होंने धीमे से पुकारा तो उसने जवाब में आंखें खोल दी। बाथरूम वगैरह जाना है या माँ सहारा दे? नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो धीरे से उठी और बाहर निकल गई। अच्छा खासा अटैच बाथरूम है इसके अपने बेडरूम में, पर सुबह मैग्नोलिया के पेड़ को देखने के लालच में इस कमरे में आकर सो जाती है। चारू ने जैसे हवा में शिकायत की पर्ची सरका दी। फिर वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। मैंने न्यूयॉर्क टाइम में पढ़ा है कि आज बर्फ के भारी तूफान आने की संभावना है। इस वक्त? अभी तो अक्टूबर चल रहा है, पतझड़ भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो हैलोवीन भी नहीं मनाई गई। बर्फ तो इस इलाके में क्रिसमस के बाद ही पड़ती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अपने नियम खुद ही बनाती है और खुद ही तोड़ती है। हिम्मत कहीं खो जाते हैं, सोचते हैं जब प्रकृति नियम तोड़ती है तो सब कुछ टूट जाता है। महक कमरे में लौटी तो और भी शिथिल लग रही थी। जूस के 2-3 घूंट भरे और गिलास सरका कर लेट गई। कुछ चाहिए हो तो बता देना, कहकर हेमंत कमरे से बाहर निकल आए। चारू खिड़की के बाहर देख रही है। मोटी मोटी बर्फ की चिंदियां नीचे गिरती हैं और सड़क पर चिपकती जाती हैं। ये बर्फ हल्के फुल्के सफेद धूल जैसी नहीं है, बल्कि पानी से भरी भारी बर्फ है। फिर हवा गति पकड़ लेती है। बर्फ का गोल गोल घेरा सा बनता है, घुमड़ता है और सब पर छा जाता है। धीरे धीरे सब जगहों पर सफेदी बिछनी शुरू हो गई। घरों की छतें, कारों की छतें, पेड़ पौधे, घास, सड़कें, सब पर सफेदी ने कब्जा कर लिया। फिर तूफान की हरहराती आवाज गूंजने लगी। पेड़ों की डालियां, बिजली की तारें, सब भर उठे बर्फ से। सब और बर्फ, बस बर्फ। चारू ने अभी बर्फ पड़ती देखी है तो सिर्फ पतझड़ के बाद। नंगी पड़ी कमजोर डालियों पर ही बर्फ की परतें चढ़ती, जमती और फिर बाद में धीरे धीरे पिघलती। पर यूं जवान पत्तों से लदे फदे पेड़ों पर बर्फ पड़ते पहले कभी नहीं देखी। बिजली की तारों के ऊपर शायद 1 इंच मोटी बर्फ की तह जम चुकी है। मैं शायद दोबारा सो गई। चारू रसोई घर की ओर बढ़ी तो देखा हेमंत वही टेलीविजन पर आंख गड़ाए बैठे थे, जो वो कम ही करते हैं। ये मौसम का भविष्यवक्ता तो डरा रहा है, उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा। चारू रसोई में खाने पीने का इंतजाम करते हुए रुक रुक कर टेलीविजन पर भी नजर डाल लेती। टेलीविजन के पर्दे पर स्थानीय नक्शा उभरा। पूर्वी तट पर भारी बर्फ पड़ने की संभावना यथार्थ में बदल रही थी। पर्दे के निचले हिस्से पर तेजी से शब्द दौड़ रहे थे। आपातकालीन सलाह थी, बिना जरूरत के घर से ना निकलें। संवाददाता चेतावनी दे रहा था कि बर्फ भारी होती जा रही है। पेड़ पूरे यौवन पर हैं, हरे भरे पत्तों से लदे। वे बर्फ के भार तले टूटते जा रहे हैं। भारी भारी शाखाएं टूटकर बिजली के तारों पर गिर रही हैं। तार कई जगहों से टूटने शुरू हो गए हैं। बिजली गुम हो सकती है। चारू की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। फोन बजा। नगर पालिका की ओर से शहर के सभी फोनों पर संदेश छोड़े जा रहे थे। यदि आपकी बिजली चली जाए और आपके घर में कोई बूढ़ा, बीमार या बच्चा हो तो तुरंत नगर पालिका भवन से अस्थायी तौर से बनाए विश्राम गृहों में चले जाएं। चारू के हाथ तो जल्दी से कुछ खाने को बनाने के लिए फुर्ती से दौड़ रहे थे और आंखें टेलीविजन पर फटक जाती और उससे भी ज्यादा गति से फटक रहा था मन। अगर बिजली चली गई तो फ्रिज में रखी महक की दवाओं का क्या होगा? हेमंत के चेहरे पर कठोरता का ढक्कन लगा है, जिसके नीचे एक प्रश्न केंचुआ की तरह रेंग रहा है। क्या महक मौसम की इस मार को झेल पाएगी? चारू ने जाकर महक को छुआ तो महसूस किया माथा तप रहा है। थर्मामीटर लगाया। हेमंत पास आकर खड़े हो गए। चारू ने खुद देखा, फिर उन्हें थमा दिया। चारू, इसके डॉक्टर को फोन करो।
खुद वहीं चहलकदमी करने लगे। चारू ने फोन मिलाया, कुछ परेशान दिखी। इसका डॉक्टर तो छुट्टी पर है, वो लोग कहते हैं कि इसे अस्पताल ले जाओ। वे वहीं डग भरते रहे, बेटी को देखते हुए। अभी इसके कीमो के सेशन खत्म हुए हैं ना, तो उसकी प्रतिक्रिया भी तो हो सकती है। वही लगता है, इन हालात में अस्पताल कैसे ले जाएंगे? चारू परेशान होकर पूछती है। वो तो एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। सोचता हूँ इसका डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, अस्पताल में कोई नया डॉक्टर होगा ड्यूटी पर, उसे इसकी केस हिस्ट्री मालूम नहीं होगी। इतना आसान नहीं है इसका केस। तो अभी टाइलेनॉल देकर देखते हैं, पहले भी तो यही करते हैं, शायद बुखार उतर ही जाए। वो दवाई और पानी लेने खुद ही बढ़ गए। टेलीविजन पर भी खाली सड़कों की धुंधली तस्वीरें और बर्फ की हाहाकार करती गति, पेड़ों की भारी भारी शाखाएं टूटकर रास्तों पर गिरी हुई, रास्ते अवरुद्ध, लोगों के घरों में बिजली नहीं। हर थोड़ी देर बाद आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिमपात का स्वर भी 3 से 5 इंच से लेकर अब 8 से 10 इंच तक पहुंच रहा था। अचानक एक फोंडी सी आवाज निकालकर टेलीविजन की तस्वीर अंधेरे में गुम हो गई। लो, हमारी बिजली भी गई। वो अपने आप में बुड़बुड़ाई। हेमंत उठ खड़े हुए। चारू, तुम महक को थोड़ा सूप दे दो। कैसे गर्म करूं? वो हड़बड़ा रही थी। इस वक्त दिया सलाई से गैस ऑन कर लो। वो कुछ सोचते रहे। तुम सभी मोमबत्तियां ढूंढ कर रखो, मैं फैमिली रूम में जाकर फायर प्लेस जलाता हूँ। महक को भी वहीं सोफे पर लेटा देते हैं। घर तो अब धीरे धीरे ठंडा हो ही जाएगा। चारू सोचती है कि शुक्र है हमारा स्टोव गैस का है, बिजली का नहीं। फायर प्लेस में भी गैस का पाइप ही जाता है। हीटिंग ना रहने के बावजूद कुछ तो सहारा रहेगा ही। हेमंत ने फायर प्लेस में आग जला दी। महक को बच्चों की तरह कंबल में लपेट कर वहीं सोफे पर लिटा दिया। सिर के नीचे सिरहाना रख मुस्कुराए। इसे कैंप फायर ही समझो, यहीं आग के पास बैठकर गप्पे मारेंगे। डैडी, आपके लिए तो ये भी एडवेंचर होगा, क्योंकि आप और मम्मी कभी ऐसे आराम से बैठ जाएं। इसके लिए भी बिजली विभाग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लगता है बुखार टूट रहा है, कहकर चारू ने सूप का प्याला महक को पकड़ा दिया। फिर जाकर ट्रे में अपने दोनों के लिए भी खाना ले आई। बेहद सादा बेस्वाद सा खाना। अब घर में कुछ ही चीजें पकती हैं, और वो भी बिना तेल मसालों के। तीनों चुपचाप खाते रहे। बाहर बर्फ पूरी रफ्तार से गिरती रही। हवा की साए साए शीशे के दरवाजों पर सर पटक जाती। लगा ठंड ने घर के भीतर घुसपैठ करना शुरू कर दिया। बाहर धुंधलका था। कितने बजे हैं? चारू ने रुक गई खड़ी को देखते हुए हेमंत से पूछा। 6:10। उन्होंने कलाई घड़ी से पढ़ दिया। वो जल्दी जल्दी पलकें झपक रहे थे। उठकर इधर उधर चलते, पर कमरे की सीमा के भीतर ही। चारू ने कई मोमबत्तियां एक ही प्लेट में जला दी। फिर जाकर एक बाथरूम के अंदर भी रखाई। बाहर की सफेदी ने शहर पर कब्जा कर लिया, और भीतर अब अंधेरा भी वही कोशिश कर रहा था। अगर आज रात भर बिजली न आई तो? हो सकता है आज रात क्या, कल रात तक भी ना आए। सुना नहीं, पावर कंपनी वाले इतने बड़े पावर फेलियर को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर में आ ही जाए। पहले भी तो ऐसा होता है। चारू आशावादी थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां अक्टूबर में इतना बड़ा बर्फीला तूफान कभी नहीं आया। ये बेमौसम की बर्फ है। प्रकृति के स्वाभाविक नियम और क्रम के विपरीत जाने से वो नाराज थे। जैसे हर कदम पर कह रहे हो, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महक चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थी, और वो प्रकृति से जूझ रहे थे। चारू चुपचाप उन्हें देखती रही। धीरे से पास आकर बैठ गई। सिर
उनके कंधे पर रख दिया। दोनों चुपचाप आग की लपटों को देखते रहे। कितना कुछ सुलझा, बुझा, जलती चिंगारियों से भर गई जिंदगी। घर में अंधेरा गहरा गया था और वो तीनों निश्चल होकर सोख रहे थे उस अंधेरे को। जलती मोमबत्तियों को जो पिघल पिघल कर किनारों के नीचे बह रही थी और अंदर उनके गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे। डैडी, ठंड लग रही है, महक कुनमुनाई। चारू ने उस पर एक और कंबल डाल दिया, अपने और हेमंत के ऊपर भी। थोड़ी देर बाद हेमंत सब छटक कर उठ खड़े हुए। ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने सेल फोन उठाया, काम कर रहा था। रमेश, तुम्हारे यहाँ क्या अभी पावर है? तो ठीक, हम आ रहे हैं। संक्षिप्त से बात करके फोन रख दिया। चारू, रमेश और सीमा के यहाँ चलना, लीना के यहाँ चलना होगा। तुम दोनों पूरी तरह गर्म कपड़े पहन लो और महक की सभी दवाइयां भी ले लो। मैं गाड़ी बाहर निकालने के लिए ड्राइववे की बर्फ हटाता हूँ। चारू उन्हें खिड़की से बाहर फावड़े से बर्फ हटाते देख रही थी। पिंडलियों तक बर्फ से धंसा एक प्रौढ़ आदमी फावड़े के साथ बर्फ से जूझ रहा है, झुकता है, बर्फ उठाता है और अपनी दाईं बाईं ओर फेंकता जाता है। मुंह पर बर्फ की मार तमाचों की तरह पड़ रही है, पर उसे रास्ता बनाना है, सिर्फ इतना कि अपनी जवान बीमार बेटी को यहां से निकाल भर सके। चारू का मन भीग आया, जरा सा दरवाजा खोला। मैं आऊं मदद के लिए? तुम अंदर रहो, महक के पास, वो जवाब में चिल्लाए। गाड़ी हेमंत बहुत ध्यान से चला रहे थे, इंच इंच करके। गाड़ी फिसल फिसल जाती थी। जाहिर था कि नगर पालिका का ट्रक अभी बर्फ हटाने नहीं आया था। मोड़ पर आने से पहले ही गाड़ी रुक सी गई। सामने एक पेड़ गिरा पड़ा था, रास्ता बंद। गाड़ी को पीछे मोड़ने से फिसलने का खतरा था। धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी को थोड़ा बाएं मोड़कर गोलाई काटते हुए वापस कर दिया। दूसरी सड़क से लीना रमेश के घर का रास्ता लिया। एकदम सूनी सड़क, पैदल 10 मिनट का और गाड़ी से 3 मिनट का रास्ता। इतना बेहड़ भी हो सकता है, कभी अनुमान भी नहीं लग सकता था। चारू दम साधे महक को पकड़कर पिछली सीट पर बैठी रही। रमेश की सड़क पर घरों में बिजली नजर आई। हेमंत धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइवे पर लाए, खुद पहले उतरकर दरवाजा खोला। महक को दोनों पति पत्नी सहारा देकर दरवाजे तक ले आए। खाने की मेज पर बैठे हुए भी सबकी आंखें टेलीविजन पर ही चिपकी थी। इस इलाके में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी थी। सड़कों पर पेड़ों की शाखाएं या पूरे के पूरे पेड़ ही जड़ से उखड़कर गिरे पड़े हैं। बिजली की तारों ने कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को क्षति पहुंचाई है। विद्युत विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। रास्ते अभी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। एम्बुलेंस भी कई रास्तों तक पहुंचने में असमर्थ है। राज्य के गवर्नर ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। अत्यंत जरूरी काम के बिना घर से बाहर मत निकलें। लो, अभी तक मौसम संबंधी परामर्श दे रहे थे और अब ये चेतावनी में बदल गया, रमेश बोला। हेमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उनके दिमाग में गणित की पहेलियां चलती हों। तुम लोग हमारे वाले कमरे में सो जाओ और महक के सोने के लिए भी साथ वाला कमरा खोल देती हूँ। लीना पूरी तरह से उन्हें आराम देने की कोशिश कर रही थी। अभी देखते हैं, बर्फ पड़नी तो शायद रुक गई है। हेमंत टेलीविजन के बिल्कुल पास आकर बैठ गए। सभी समाचारों में डूबे थे। बेचारे ये रिपोर्टर, इनकी नौकरी भी कितनी कठिन है। लीना एक लाल रंग के भारी कोट और हुड से ढके पत्रकार को देखकर बोली, जो इस बर्फीले तूफान में अकेला कैमरे के सामने खड़ा था और बोलते वक्त उसके मुंह से भाप निकल रही थी। ऐसी बर्फ में तो चाहे स्कीइंग करो, कोई रोक टोक नहीं। महक की आवाज में चहक आ गई। तो कर लेना ना इस आने वाली सर्दियों में, लीना ने भी उसी उत्साह से कहा। मैं कोलोराडो जाऊंगी डैडी। ठीक, जरूर जाना, कहकर उन्होंने मुंह घुमा लिया। चारू उनके चेहरे को देख रही थी।
हालात कैसे हमें इतना अच्छा अभिनय करना सिखा देते हैं। कमरे में सिर्फ टेलीविजन पर चलती खबरें ही जीवंत थीं, आवाज और गति में। बाकी सब स्थिर था। चारू उठी और उसने लीना के फोन से अपने घर का नंबर मिलाया। दूसरी ओर घंटी बज रही थी। उसी फिर उसी की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था। बिजली आ गई, उसने खुशी से ऊंची आवाज में कहा। हेमंत उठ खड़े हुए। बस अब चलते हैं। यार, रात काफी हो गई है और सड़कों पर इतनी बर्फ है, रात यहीं रुक जाओ ना, रमेश ने आग्रह किया। 2 ब्लॉक तो हैं, मुश्किल से अपना घर ठीक रहता है। हेमंत ने रमेश की पीठ थपथपाकर समझा दिया। दरवाजे पर रुककर लीना से बोले, ज्यादा निश्चिंत मत होइए, जरूरत पड़ी हम दोबारा भी आ सकते हैं। हेमंत महक को कंधों से यूं छूकर अपने घर के अंदर लाए, जैसे वो बहुत नाजुक सी धातु की बनी हो। चारू बाहर ही रुकी रही, देखती रही, असीमित श्वेत विस्तार को, उस श्वेत निस्तब्धता को महसूस करती रही। नीचे फैली बर्फ की प्रतिछाया से सब जगमग था। बाकी आधी रात का समय और ऐसा उजाला जैसे चांदनी का ब्याह रचा हो। हवा, शोर, बर्फ, सब कुछ थम चुका था। वो मुक्त होकर उस शीतलता को, रजत सौंदर्य को अपने में भर लेना चाहती थी। देखा, उसके स्टडी रूम की खिड़की के सामने जैसे कोई छोटा सा बर्फ का टीला उठाया हो। कुछ कदम आगे बढ़ आई। मैग्नोलिया का पेड़ जड़ से उखड़कर पछाड़ खाकर आंधे मुंह गिरा पड़ा था। चारू वहीं जम गई। लगा सीने के खोखल में कुछ चीख एक अंधे चमगादड़ की तरह सर पटक रही है। वो पथराई आंखों से देखती रही। एक जवान हरा भरा पेड़ बंद कलियों समेत धराशायी था। वो स्तब्ध थी। एक त्रास सा छा गया था उस पर। महक सुबह उठकर क्या देखेगी? वो रोकना चाहती थी उस सब को जो उसके बस में नहीं था। लगा कोई भारी अपशगुन हो गया। वो महक को यह सब कतई नहीं देखने देगी। पीछे से आकर किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। देखा, हेमंत थे। ठंड लग जाएगी, अंदर चलो, मनोहर से कहा। देखो, अभी तो ये कलियां पूरी तरह खिली भी नहीं, चारू की आवाज फर्रा रही थी। हेमंत ने चारू को अपने सीने में समेट लिया। उसके सीने का फड़फड़ाना अपने भीतर भी महसूस करते रहे। चारू को बाहों में समेटे, पता नहीं कब तक यूं ही खड़े रहे। उन दोनों की साझी लंबी सी परछाई बर्फ पर बड़ी दूर तक खिंच गई। धीरे से उन्होंने चारू के सिर को चूमा और बाहें ढीली कर दी। महक अंदर अकेली है। उन्होंने चारू को बाह से सहारा दिया। दरवाजे के बाहर आकर चारू फिर रुक गई। आती हूं कहकर वो बर्फ में पैर धंसाती घर के पिछवाड़े तक चली गई। सब कुछ वैसा ही था। देखती रही, फिर पलटी। चारू अंदर आकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। महक को आंखें मूंधे सोफे पर लेटे देखा तो बस देखती रही। कितना कुछ अंदर हाहाकार करता रहा। वो जवान पेड़ जैसे उसके सीने पर गिरा था और जूझते हुए वो धंस रही थी। हेमंत ने हाथ बढ़ाकर बेटी को सहारा दिया। चलो, तुम्हें बेडरूम तक ले चलूं। महक अधनींदी ही स्टडी रूम की ओर जाने लगी। मां लपक कर खड़ी हो गई। रुको, वहां नहीं। हेमंत के माथे पर त्योरियां उभरी। एक प्रश्न चिन्ह झिलमिलाया। आज महक ऊपर सोएगी, अपने सोने के कमरे में, चारू ने दृढ़ता के साथ कहा। फिर हौले से बुदबुदाई, वहां से सदा बाहर दिखता है। अनिल प्रभा जी की कहानी के बाद अब मैं आयुषु जी को आमंत्रित करूंगी। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी आयुषु जौहरी सैन होजे कैलिफोर्निया में हार्डवेयर अभियंता हैं।
हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाली अंशु जौहरी ने 1998 से 2004 तक इंटरनेट पर उद्गम नाम की साहित्यिक वेबजीन का प्रकाशन और संपादन किया, जो विश्व की सर्वप्रथम वेबजीन थी। भारत एवं अन्य देशों की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित, प्रशंसित एवं पुरस्कृत होती रही हैं। वे हिंदी तथा अंग्रेजी में कविताएं, कहानियां तथा नाट्य लेखन करती हैं। प्रकाशित कृतियों में खुले पृष्ठ, बूंद का द्वंद्व, तुमसे जुड़े बिना काव्य संग्रह तथा शेष फिर एवं अदृश्य किनारा कहानी संग्रह हैं, जो अमेज़न, किंडल, आईट्यून्स एवं ऑडिबल पर उपलब्ध हैं। अंग्रेजी रचनाएं सेज, डुकुल, वाइन लीव्स लिटरेरी जर्नल, क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म, कैलियो एंड सेजुरा में प्रकाशित हुई हैं। बे एरिया कैलिफोर्निया में निरंतर साहित्यिक कार्यक्रमों का संयोजन एवं मंचन करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने काव्य और कविताओं के विषय आधारित हिंदी मासिक श्रृंखला बौछार की संकल्पना, संयोजन एवं संचालन आरंभ किया है। इसके अलावा आपकी अभिनय, निर्देशन तथा पेंटिंग में भी गहरी रुचि है। स्वागत है अंशु जी आपका। आपकी कहानी पाठ की प्रतीक्षा है। नमस्ते, धन्यवाद इला। बहुत पता नहीं परिचय में आपने बहुत ज्यादा बता दिया मेरे बारे में, धन्यवाद। आशा है मैं खरी उतरूं। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे कहानी संग्रह अदृश्य किनारा से है। कहानी का नाम अलमारी। फिर बताओ उस अलमारी का क्या करना है। उसे भारत में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और पापा ने फिर वही सवाल उससे किया था जो वो 2 महीने से फोन पर उससे करते आ रहे थे। इस बार तुम लोग आओ तो तय कर लेना कि अलमारी का क्या करना है। उस छोटे घर में इतनी जगह नहीं है कि इतनी बड़ी अलमारी समा सके। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और आकर अपने कमरे में बिछे पलंग पर बैठ गई। उसने एक दृष्टि नीले डिस्टेम्पर से पुती दीवारों पर डाली, जिन पर बारिश के छिपे पानी के धब्बों के बीच कुछ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पर मकड़ी का नामो निशान न था। वहीं पर लगी ट्यूबलाइट के पास एक छिपकली दीवार से ऐसे चिपकी थी जैसे इस पूरे घर में एकमात्र वह थी जिसका उस पर एक छत्रराज था। ऐसी ही 2 दीवारों से बने एक धूल धूसरित शर्मिंदा कोने को बड़ी संजीदगी से ढके हुए खड़ी थी वह मटमैले से हरे रंग की 7 बाय 4 फीट की बड़ी सी अलमारी। उसके ऊपरी बाएं कोने पर अभी भी गिफ्ट पैक वाला ग्रे रंग का रिबन चिपका था जो कभी झक सफेद हुआ करता था। ये अलमारी भी उसकी शादी की तरह 15 बरस पुरानी थी। इस कमरे की हर चीज अब भी वही है जैसे 15 बरस पहले थी। खिड़की पर वही पीले ब्लाइंड जो अब जगह जगह से मुड़ चुके हैं। उनकी घिरनी अब काम नहीं करती और वे ऊब ऐसे उस खिड़की पर पड़े हैं जिसकी चटकनियां बड़ी मुश्किल से बंद होती हैं। मोज़ेक फर्श का रंग कुम्हलाया हुआ है। दीवारों पर टंगी पेंटिंग में कांच के अंदर की तरफ नमी को देखा जा सकता है और उससे पेंटिंग पर लगी फफूंद की अभिमानी मुस्कुराहट एक टीस को जन्म देती है। दूसरी खिड़की के बाहर रखे कूलर का पंखा स्विच ऑन करने पर नहीं चलता, मगर कमरे के बाहर की हवा के इशारों पर जरूर चलता है। और इन सब के बीच खड़ी है वो अलमारी, उस कमरे की स्वामिनी की तरह। मानसी ने अटैची से चाबी निकालकर अलमारी खोली तो उससे निकले धूल के बवंडर से उसे खांसी आ गई। बंद अलमारी में धूल कैसे भर जाती है सोचते हुए उसने नाक पर कपड़ा बांधा और बंद अलमारी की 1.5 बरस पुरानी धूल झाड़ने लगी। अलमारी के अंदर का सारा सामान या तो पॉलिथीन में पैक था या पुरानी सूती साड़ियों में बंधा हुआ था। शायद आखिरी बार माँ ने ही उसे खोला होगा। उसमें टंगी थी उसकी साड़ियां जिन्हें वह पिछली बार छोड़ गई थी। कुछ कपड़े और जैकेट भी छोड़े थे, आउट ऑफ फैशन होने के कारण, कुछ सामान ज्यादा होने के कारण। सब की सब ड्राई क्लीन टंगी थी। केवल साड़ियां ही नहीं बल्कि सारे कपड़े। कुछ नई बेडशीट थी, बच्चों के लिए शेरवानी और लहंगे थे, नए स्वेटर, टॉप, स्कर्ट, उनके लिए कुछ खिलौने भी थे। एक लिफाफे में मनस्वी के, उसके और बच्चों के सारे फोटो थे जो वे लोग ईमेल, फेसबुक आने के पहले चिट्ठियों में बंद करके माँ को भेजा करते थे। और तो और उसकी पुरानी बाटा की हवाई चप्पल भी उसमें रखी थी। मानसी का मन विचलित हो उठा। बड़ी लालसा रही होगी उनके मन में सबसे मिलने की
और फिर जाने कब उन्हें भान हुआ होगा कि मिलना हो नहीं पाएगा शायद। उसकी शादी के बाद से 2 अलमारियों का ढेरा था घर में। एक माँ की थी, जिसकी जब भी मर्जी हो वो कुछ भी निकाल सकता था, और एक उसकी अलमारी थी, जिसकी एक चाबी माँ के पास रहती थी और उस अलमारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जब भी मानसी भारत लौटती, उसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रजनीगंधा के गुलदस्ते के पास उसे अपनी चाबी मिल जाया करती थी। रजनीगंधा के गुलदस्ते की भी अपनी एक कहानी थी। शादी के बाद अमेरिका आने के पहले जब वह 4 महीने ससुराल रही थी, तब मनस्वी अक्सर उसके लिए रजनीगंधा के फूल लाया करता था। इसलिए अमेरिका से जब पहली बार भारत लौटी थी, तो अपने कमरे में रजनीगंधा के फूलों को देखकर हर्ष से चौंक गई थी। उसने पलटकर देखा तो कमरे की देहरी पर माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। पर इस बार जब लौटी हैं, तो ड्रेसिंग टेबल पर न रजनीगंधा के फूल थे न चाबी। पानी में जीवन को जन्म देने की बड़ी अजीब सी क्षमता है। जहां ठहरा वहीं जीवन का आरंभ, फिर चाहे वो कमल हो या फफूंद। कमरे की दीवारों पर भी वही कुछ था, काला काला, और ड्रेसिंग टेबल पर थी दीमक, और इन सब के बीच उसका सामान ज्यों का त्यों था, अलमारी के भीतर सुरक्षित। माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब वह आ नहीं पाई थी। उसके भारत के वीजे की अवधि समाप्त हो गई थी और सप्ताहांत होने के कारण वीजा नहीं मिल पाया था। सैन फ्रांसिस्को की भारतीय कॉन्सुलेट में तत्कालिक फोन लाइन तो थी, पर न कोई उठाने वाला था, न फोन पर छोड़े मैसेज का जवाब देने वाला। मनस्वी जरूर पहुंच गए थे, पर माँ तब भी उस कोमा में थी जिससे वो बाहर नहीं आई कभी। शादी के पहले उसे बड़ा डर लगता था माँ से। चेहरे पर कड़ा रुआब, अंतर को भेजती हुई तीक्ष्ण निगाहें और एक हल्की मुस्कुराहट। उसने मनस्वी से कहा था, तुम्हारी माँ से बड़ा डर लगता है। वो हंस पड़ा था। माँ से? वो तो तुम्हें बड़ा पसंद करती है। कल पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी कि मनु की दुल्हन एकदम गुड़िया जैसी है। मैं तो डर ही गया। अब अगर शादी के बाद माँ को गुड़िया के साथ खेलने का शौक हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हारा उनसे डरना ही बहुत अच्छा है। हंस पड़ी थी। शादी के 4 महीनों बाद वह और मनस्वी अमेरिका चले आए थे। उसके चलने के पहले माँ ने कहा था, इस अलमारी की एक चाबी हमें दे जाना। वह संदेह से भर गई थी। माँ को उसकी अलमारी की चाबी क्यों चाहिए? पर सकुचाहट के कारण कुछ न कहा। एक चाबी निकालकर माँ को सौंप दी थी। उसके बाद वे दोनों साल 1.5 साल में भारत का चक्कर लगा लेते थे। पर माँ को कुछ हो जाता था, वह जब भी अपने मायके जाने की बात करती। न जाने उन्हें कहां से नए नए रीति रिवाज याद आ जाते, जो उसके मायके जाने में विघ्न बनकर आ जाते थे। मानसी मन ही मन क्रुद्ध हो उठती। माँ को तो कुछ कह नहीं पाती, सारा गुस्सा मनस्वी पर निकलता। उस पल उसे माँ का कोई भी लाड़ या तोहफा नहीं भाता। सामने रजनीगंधा के फूल मुस्कुराते दिखाई देते और उसका जी करता रजनीगंधा के श्वेत फूलों को नोच कर फेंक दे। पर इस ख्याल के आने के तुरंत बाद उसका मन उन सहने से फूलों के लिए अगाध वात्सल्य से भर जाता। मानव का मस्तिष्क भी अजीब ढंग से बना है। उसमें बेजान चीजों के लिए संवेदना जगा देने की क्षमता है। वह कागज पर खिंची रेखाओं में गहराई ढूंढ लेता है। वायलिन की मानक धुन उसे रुला देती है, और वही मस्तिष्क किसी इंसान को समझने के लिए स्वयं को पत्थर में भी तब्दील कर लेता है, और कुछ इस तरह कि हर आवाज उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचती। भारत की हर यात्रा में कम से कम एक बार तो उसके मायके जाने को लेकर मन मुटाव होता ही था। मनस्वी उसके मायके में कभी एक दिन से ज्यादा नहीं रुक पाते थे। वे कहते, माँ को बुरा लगेगा। वह कुड़ के रह जाती थी। कहना चाहती थी, कब तक बच्चे बने रहोगे, पर कह नहीं पाती थी। उन दोनों के बीच पूरे समय तनाव बना रहता। बच्चे हुए तब माँ और हठीली हो गई। वह कहती, बच्चे यहीं रहेंगे, तुम अपनी माँ के पास हो आओ। तंग आकर एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया, बच्चे अपनी नानी के भी उतने हैं जितने आपके। मेरे माँ बाप ने मुझे भी पढ़ा लिखा कर उतना योग्य बनाया है जितने आपने मनस्वी को। फिर मेरे माँ बाप को मुझे बुलाने के लिए आपसे मिन्नतें क्यों करनी पड़ती हैं? मैं भी उन्हें 2-2 साल नहीं देखती हूँ, और उनसे मिलने का मेरा भी उतना ही जी कुलाता है जितना आपका। इसलिए अब सब बराबरी से होगा। 4 हफ्तों की छुट्टी में मैं उतने ही दिन यहाँ रहूंगी जितने दिन मनस्वी मेरे मायके में रहेंगे। कहकर वो रोते हुए इसी कक्ष में लौटी थी। गुस्से से कि इस नाजुक विषय से जूझने के लिए मनस्वी ने हमेशा उसे अकेला छोड़ा था, ये कहकर कि उसे खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने जवाब खुद देने होंगे। वो उसे कभी अपने लिए खड़ा होने से नहीं रोकेगा, पर उसका कहना था, अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं।
भारत आने के पूर्व इस मन मुटाव की कल्पना उसमें ऐसी घबराहट भर देती थी कि उसका मन ही नहीं करता कि कहीं भी जाए। इस क्षण उसका गुस्सा इतना प्रबल था कि उसने मनस्वी के साथ रहने की इच्छा को भी मार दिया था। उस दिन माँ को पता चला था कि मनु की दुल्हन के मुंह में जबान भी है। उसे गुस्सा भी आता है और वह उनसे नाखुश भी थी। वे भी रो पड़ी थी। सबको लगा कि बहू के जवाब देने का आघात लगा है, पर कोई नहीं जानता था कि उनका रोना मानसी के नाखुश होने से उपजा था। उसकी इस बात से उपजा था कि 4 हफ्तों की छुट्टी में मैं उतने ही दिन यहाँ रहूंगी जितने दिन मनस्वी मेरे मायके में रहेंगे। उन्हें कुरेद गई थी ये बात कि मानसी उनके पास सरज सहज भाव से नहीं रहना चाहती, नहीं तो ये नहीं कहती। उन्हें याद आया जब वे खुद पहली दफा ससुराल आई थी। एक वे अकेली थी और सबके सब अजनबी, वो भी जिससे शादी हुई थी। सबके संग बैठना मजबूरी थी, नहीं तो उनके हाथ में होता तो वे कब की सो गई होती अपने कमरे का दरवाजा बंद करके। शादी के बाद भी जान पाई थी कि ससुराल में केवल लोग ही अजनबी नहीं होते। नमक की डिब्बी, मसालदान, बर्तन, रसोई, पूरा घर अजनबी लगता है। तब मायके के साथ आई चीजों ही उस भयावह अकेलेपन में आपकी साथी होती हैं और हर जीवित और निर्जीव वस्तुओं को अपनाने की कोशिश करनी पड़ती है, सबसे मित्रता करनी पड़ती है। इसलिए मनस्वी की मंगनी के बाद भी जब तब मानसी को घर बुला लिया करती थी ताकि उसका पूरे घर से परिचय हो जाए और उनसे अगाध प्रेम, ताकि शादी होने के बाद जब वे इस घर में आए तो उसे कुछ भी अजनबी न लगे जैसे उन्हें लगा था। पर वे आज जान पाई थी कि उनका हर प्रयास असफल रहा था। मानसी कभी उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार नहीं कर सकेगी, ऐसा सोचना उनकी भूल थी। वहां मानसी ने अपना और बच्चे का सामान पैक कर लिया था और वो बाहर ऑटो बुलाने चली गई थी। तब माँ ने मनस्वी को हड़काया था, वो अकेले थोड़ी ही जाएगी, तो छोटे बच्चों के साथ जाओ, तुम भी अपना सामान पैक करो और उसे छोड़ कर आओ, और कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे लौट कर आने की, जब तुम्हारा जी करे तब लौटना। कहते कहते उनका स्वर भारी होकर टूट गया। मानसी लौटी तो मनस्वी ने कहा कि वह भी उसके साथ चल रहा है। माँ ने कहा है, उसने स्पष्ट किया था। रास्ते भर उन्होंने कोई बात नहीं की। एक दिन बाद उसने मनस्वी से पूछा था, तुम्हें जाना नहीं है? नहीं। क्यों? मानसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इन कुछ दिनों के लिए जब हम यहाँ भारत आते हैं, मैं माँ और तुम्हें दोनों को दास नहीं करना चाहता। उसके स्वर की तरलता से मनस्वी पिघल गई थी। माँ से बात हुई? हाँ। कैसी है वो? ठीक है। मेरे बारे में नहीं पूछा? पूछा कि तुम्हारा गुस्सा उतरा कि नहीं। मैं बात करूं? तुम्हारा मन है। उसे मनस्वी पर सबसे ज्यादा चिढ़ तब छूटती है जब वह हर काम उसके मन पे छोड़ देता है। उसने माँ को फोन लगाया तो उन्होंने कमजोर सी आवाज में पूछा, कैसी हो बेटा? उन्होंने जब पूरे वार्तालाप में उससे नहीं पूछा कि वो कब लौटेगी, तो उसने खुद कहा, आपने पूछा नहीं कि मैं कब आऊंगी? तुम्हारा घर है, जब मन करे चली आना। तुम जब भी आओगी अच्छा लगेगा। तुम रहती हो तो कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती हो, बच्चों से चहल पहल बनी रहती है। मेरे बस में हो तो मैं तो तुम लोगों को अमेरिका भी ना जाने दूं। कहकर वे हंस पड़ी थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनका रोना मानसी को नकली लग सकता है, एक इमोशनल ब्लैकमेल। और आज जब मानसी वापस भारत लौटी है तो माँ नहीं है। ड्रेसिंग टेबल पर मुरझाए हुए रजनीगंधा के फूल थे। वहीं पड़ी चाबी से उसने अलमारी खोली तो अंदर 2 जोड़ी सोने के टॉप्स थे, साथ में एक चिट्ठी। किसी को कहना नहीं इनके बारे में कि मैंने तुम्हें दिए। माँ। आज माँ नहीं है। कोई नहीं है जो उसे मायके जाने से रोके। कोई नहीं है जो कहे कि किसी को कहना नहीं कि मैंने हाँ कह दिया कि बच्चों के लिए नॉनवेज या अंडे बनाने के लिए मैंने अलग बर्तन निकलवा दिए हैं। आज वो बिना रोक टोक के किसी भी बर्तन में नॉनवेज या अंडे बना सकती है। तभी मानसी की दृष्टि अलमारी के उस कोने में गई जहां एक लाल डब्बा रखा था। उसे खोला तो उसमें रखे थे उसके 2 हार और एक सोने की चेन। हार बच्चों के लिए हैं, उनकी शादी में दादी की तरफ से तोहफा, और चेन तुम्हारे लिए है। कुछ खिलौने और कपड़े भी रख छोड़े हैं। माँ। माँ शब्द के आसपास कुछ पानी की बूंदों के निशान थे। मानसी को लगा कि अंदर से कोई मेट रहा है उसे, उसके बच्चे, उसके काजू किशमिश कितने पास है उसके। वो सिहर गई ये सोचकर कि वह एक अनंत यात्रा पर जा रही है जहां से लौटना संभव नहीं है और उसके आसपास कोई नहीं है। वो उनकी एक दृष्टि को तरस रही है, पर वो मिल नहीं पाती। ये एक यथार्थ है। दीप गढ़ना, दीप जलाना
और फिर उसे रोशन करने के लिए समर्पित कर खुद एक अंधकार में गुम हो जाना। पूरे घर की हर एक चीज पर माँ के हस्ताक्षर है। मानसी का मन करता है कि उस हस्ताक्षर के हर बिंदु को समेटकर सहेज ले, पर वह ऐसा कर नहीं सकती। शायद यहाँ रहती तो संभाल पाती। पापा ने घर बेचकर एक छोटा घर ले लिया है जिसे वे अकेले संभाल सके। उन्होंने कहा है कि वह अलमारी के अंदर रखा सब सामान अपने साथ ले जाए, और कोई है जो अलमारी को खरीदने के लिए तैयार है। उसे कल शाम तक अलमारी खाली करके देना है। वे माँ की हर वस्तु दान करके शायद उन वस्तुओं से जुड़ी माँ की स्मृतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं जिन्हें वह सहेजना चाहती है। और जो काम हमें करना है उसकी जिम्मेदारी भावनात्मक स्तर पर हम किसी और को कैसे उड़ा सकते हैं? पापा कह रहे हैं कि उसे अपनी अलमारी का इंतजाम करना है। अलमारी अचानक माँ का आकार ले लेती है। पहली बार उसे माँ से बिछड़ने की एक विचित्र सी विरह की अनुभूति होती है जो तब भी नहीं हुई थी जब उनके जाने की खबर मिली थी। वह अलमारी से लिपट कर रोने लगी। पगला गई है, वो बौरा गई है। बेजान चीजों से जो मुंह बांध ले, वह भी ऐसा कि उसके बिछड़ने मात्र की कल्पना से किसी काम में मन न लगे, तो पागलपन ही तो है। आज माँ नहीं है, कल को और लोग भी बिना आहट उससे विदा ले लेंगे, और फिर कौन सा ऐसा सूत्र होगा जो उसमें हर साल 2 साल में यहाँ आने की लालसा भरेगा। वो अलमारी को बेचना नहीं चाहती, पर कहां से ढूंढ कर लाए वो शख्स जो उसकी अलमारी को हमेशा के लिए गोद ले सके। धन्यवाद। हमारे अगले रचनाकार हैं अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से ली और इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की। उसके उपरांत अमेरिका से इंजीनियरिंग और प्रबंध में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद वहीं कार्यरत हैं। वर्तमान में वे मिडलैंड मिशिगन में हैं। साहित्य, चित्रकला, संगीत और भ्रमण में गहरी अभिरुचि है। क्षितिज इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के संस्थापक, त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं क्षितिज एवं ई विश्वा के संपादक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के निदेशक भी रहे। 12 क्षितिज सम्मानों की स्थापना की। मितभाषी अमरेंद्र कुमार अपनी रचनाओं में खूब मुखर हैं। इनकी प्राणी दृष्टि से कोई भी विषय नहीं छूटता एवं अपनी अभिव्यक्ति के लिए ये किसी भी विधा का चयन कर लेते हैं। इनकी कलम कविता, कहानी, व्यंग्य आदि कई विधाओं में एक साथ चलती है। इनकी रचनाएं पत्रिकाओं के विशेषांकों में स्थान पाती हैं, कई विशिष्ट संकलनों का हिस्सा हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में 2 कहानी संग्रह, चूड़ीवाला तथा अन्य कहानियां तथा गांधी जी खड़े बाजार में है, मेरे तूणीर मेरे बाण व्यंग्य संकलन तथा एक कविता संकलन अनुगुंज है। स्वागत है आपका अमरेंद्र जी। आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इला जी सुंदर परिचय के लिए। और जो कहानी मैं पेश करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चिड़िया। ये कहानी मेरे कहानी संग्रह चूड़ीवाला और अन्य कहानियाँ में संकलित है। तो लीजिए ये कहानी प्रस्तुत है। चिड़िया। समय की रफ्तार कभी रुकती नहीं और हम खड़े भी नहीं रह पाते उसके आगे, बहे चले जाते हैं। कुछ पलों को मुट्ठी में भींच कर रखना एक ऐसे बच्चे की कातरता की तरह है जो जानता है कि अब चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उसे रोक नहीं पाएगा और वह पल पल रिश्ता जाएगा जब तक कि उसकी अंतिम छुअन भर रह जाएगी उस स्पर्श की बची खुची स्मृति की जगह। अमेरिका में हर ऋतु एक पहचान लिए आती है। हवा, आकाश, धूप और पत्तों का रंग बता देता है कि कौन सा मौसम है। दिल्ली में ऐसा कभी लगता नहीं था। एक मौसम दूसरे मौसम पर लदा हुआ सा आता था, जैसे कि उसके अपने हाथ पैर ही ना हो, और जब तक कि आप उसे पहचान पाए मौसम बदल जाता था। धुंध भरी सर्दी एक उदास चेहरे की तरह होती थी। उसमें पता भी न चल पाता था कि वसंत कब चुपके से आकर किधर निकल गया, कि अप्रैल में अचानक धूप तेज हो जाती थी जैसे कोई किसी को आतंकित कर देता है। लेकिन यहाँ
आप पहचान बना सकते हैं। हर एक ऋतु से, हर मौसम इतने समय तक रहता है कि आप उसे तसल्ली से पहचान सकें। सर्दी पीछे छूट गई थी, वह बसंत का मौसम था, जबकि पत्ते भी फूल बनकर खिल उठते हैं। सड़क के दोनों तरफ नन्हे जंगली फूलों को देखकर लगता था कि बसंत जैसे उजाड़ से सर झाँक रहा हो। हवा में उनकी खुशबू एक ललक की तरह बसी रहती थी। धूप कभी इतनी चमकीली हो जाती थी कि कई बार लगता था कि हमारा धुंध से कभी वास्ता ही न रहा हो। बाहर धूप चमक रही थी और मैं ड्राइंग रूम में बालकनी के सामने अपनी मेज पर बैठा कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था। सामने के लॉन के पार राजमार्ग पर गाड़ियां तेजी से भागती जाती थी। मैं ऐसे में शोर से बचने के लिए बालकनी का शीशा वाला दरवाजा बंद ही रखता था। पेड़ की शाखाएं फिर से हरी भरी हो गई थी। कुछ समय पहले पतझड़ में पत्तों के गिर जाने के कारण ये नंगी थी और फिर सर्दी भर ये बर्फ में ठिठुरती रही थी। इन्हें देखकर मुझे कई बार हिम्मत सी आ जाती थी। मैं टाइप करने में तल्लीन ही रहता अगर मैंने बालकनी पर अचानक चिड़ियों का शोर न सुना होता। मुझे चिड़ियों की कुछ पहचान नहीं, लेकिन वे देखने में भारत में पाई जाने वाली गौरैया की जाति की लगती थी। बचपन से चिड़ियों से मैं आकर्षित रहा हूँ, जो साधारण सी बात है, लेकिन मैं चकित तब रह गया था जब मैंने अपने सप्ताह भर के जापान प्रवास में कभी भी आकाश में किसी भी चिड़िया को नहीं देखा था। किसी ने बाद में बताया कि वहाँ चिड़िया नहीं होती। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। उत्तर भारत में बहुत नहीं तो कम से कम कुछ किस्म की चिड़िया तो हरदम ही नजर आती हैं और एक आदत सी बन जाती है उन्हें आकाश में, लॉन में, बगीचे में, यहाँ तक कि छत या आंगन में सूखते कपड़ों पर बैठी देखना। मैं मेज पर झुका थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा। वे आपस में नोक-झोंक कर रही थी या उससे बढ़कर कोई लड़ाई, लेकिन केक का एक टुकड़ा लहूलुहान अपने आप को उनसे बचाता हुआ बालकनी पर औंधा पड़ा हुआ था। तब मेरी समझ में आया कि आखिर इतना शोर किसी मामूली बात पर तो हो नहीं सकता। चिड़ियों के इस आपसी संघर्ष में केक अपने आप को बचा नहीं सका और मैं मौन दर्शक की तरह शीशे के पार उसे टुकड़ों में बिखरता और नन्ही चोंचों से चुगते जाते देखता रहा। मेरा ध्यान फिर एक चिड़िया की तरफ खिंच गया, जो अकेली बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी। वह शायद उनमें सबसे छोटी मालूम होती थी। उसे पता था कि शक्ति संघर्ष में उसका कोई मूल्य नहीं और वह कुछ सोचने की मुद्रा में बार-बार अपने सर को झटक देती थी। शायद वह आने वाले दिनों में बड़ी होकर इस तरह के संघर्ष में छोटों के समुचित अधिकार की मांग को लेकर अभी से चिंतित हो उठी थी। देखते-देखते केक का सफाया हो गया था और एक बचे टुकड़े को लेकर एक मोटी और दुरुस्त सी चिड़िया फुर हो गई। उसके पीछे बाकी चिड़ियों का झुंड भी उड़ चला, लेकिन उस रेलिंग पर सोचने में तल्लीन नन्ही चिड़िया वहीं बैठी रही। उसका ध्यान तब टूटा जब मैंने हल्के से बालकनी के शीशे का दरवाजा खोला। वह एकदम से घबराहट के कारण उड़ने की कोशिश में लड़खड़ा सी गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। मैंने देखा कि वह लॉन के एक पेड़ पर जाकर बैठ गई है। मैं शीशे का दरवाजा खोलकर बालकनी में आ गया था। बाहर की हवा में अभी भी सर्दी की बची-खुची ठंड थी। मैं थोड़ी देर तक चिड़िया को देखता रहा कि शायद वह फिर लौट आए, लेकिन मेरी भूल थी। वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि किसी आदमी पर एकदम से भरोसा कर ले। इतना तो उसकी सहजातियों ने बताया ही होगा। यह सोचकर मैं फिर दरवाज़ा खुला छोड़ अपनी कुर्सी पर बैठकर टाइप करने लगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक टाइप करता रहा, लेकिन मेरा ध्यान तब टूटा जब मैंने बालकनी पर किसी के फुदकने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा वही चिड़िया केक के कुछ नगण्य अवशेष पर अपना श्रम और समय दोनों बर्बाद कर रही थी। मैंने रसोई से लाकर कुछ बिस्किट के टुकड़े डालने चाहे तो वो फिर उड़ चली। मैं परेशान, आखिर मैंने कुछ टुकड़े वहाँ डाल दिए कि अगर उसे अकल आ जाए तो उसे समझना चाहिए कि मैं उसके उस समुदाय वालों में नहीं था जो सब कुछ हड़प कर उसे अकेली और भूखी छोड़ चंपत हो गए थे। लेकिन पुरानी सीख और हिदायतें मुश्किल से साथ छोड़ती हैं। और यह तो मामला मनुष्य और चिड़ियों के बीच का था। सदियों से चला आ रहा अविश्वास पल भर के सौहार्द से मिटने वाला तो था नहीं। खैर, मैंने उसकी नादानी पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करना बेकार समझा और लौटकर फिर से टाइप करने लगा। मैंने थोड़ी देर के बाद जब नज़र उठाकर देखा तो नन्ही चिड़िया बिस्किट को खाने में मगन थी,
लेकिन थोड़ी सतर्क। वह घूमकर एक बार मुझे देख भी लेती थी और फिर खाने लगती। कुछ देर के बाद बिस्किट जब लगभग निपट गया तो उसने अपने पंख में मुंह पोंछा, फिर एक बार मेरी तरफ सतर्क निगाह डालती हुई उड़ गई। मैंने भी अब अपने काम में पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। अगले दिन मैं कॉलेज से लौटकर आने के बाद ड्राइंग रूम में ही सो गया था। पता नहीं, लेकिन मुझे दिन के समय खुली धूप में सोना अच्छा लगता है। भारत में अक्सर मैं छुट्टी के दिन छत पर चला जाया करता था। दोपहर को उनिंदा सा लेटकर रेडियो पर गाना सुनना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। खासकर नींद के झोंकों के संग रेडियो पर बजते गीतों की डूबती उतरती स्वर लहरी जब टकराती या बल खाती हो। पास में ही कहीं रस्किन बॉन्ड, निर्मल वर्मा या मोहन राकेश की किताब अधखुली पड़ी रहती। अमेरिका में छत पर सोने का सुख तो नहीं मिलता, लेकिन मैं शीशे वाले दरवाजे का पर्दा बगल में कर देता हूँ तो धूप सीधे मेरे बिस्तर पर पड़ती है। मैं ज़्यादा देर तक सो नहीं पाया था कि मेरी नींद खुली थी, बार बार किसी चीज़ के शीशे से टकराने के कारण। थोड़ी देर तक मैं यूं ही पड़ा रहा आलस्य में, लेकिन जब आवाज़ बढ़ने लगी तो मैंने पलट कर देखा। एक चिड़िया बार बार शीशे से टकराती और फिर रेलिंग पर जाकर बैठ जाती। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं उठा और जाकर मैंने शीशे का दरवाज़ा हल्के से खोल दिया। चिड़िया रेलिंग पर बैठकर मेरी तरफ जैसे देख रही थी। मुझे फिर कल वाली घटना याद आई। मैंने लौटकर रसोई से कुछ बिस्किट लाकर वहां टेरेस पर बिखेर दिए। चिड़िया रेलिंग से उतरकर बिस्किट के टुकड़े खाने लगी। मैं वहीं बिस्तर के किनारे बैठकर देखने लगा। चिड़िया इस बार तनिक भी घबराई नहीं, यहाँ तक कि वह मुझे इस बार ज़्यादा देख भी नहीं रही थी। इसके बाद वह सिलसिला चल पड़ा और हमारे बीच की पहचान धीरे धीरे एक विश्वास में बदलने लगी थी। अब हमारे बीच लेन देन के सिवा एक प्रकार का अपनापा व्यापने लगा था। मैं कॉलेज से लौटकर लेट जाता या फिर सोफे पर बैठकर टेलीविज़न देखता हुआ उसके आने की प्रतीक्षा करता। उसके आने का समय लगभग निश्चित हुआ करता था, 3 से 4 के बीच। मैं कई बार चकित होकर सोचता कि वह समय का हिसाब कैसे रखती होगी। धूप या एक प्रकार का अंतर्ज्ञान, लेकिन यह मेरे मानवीय अनुमान और कलन की सीमा के परे था। अक्सर मैं शुरू के दिनों में धूप से समय का ठीक-ठीक अनुमान कर लिया करता था, और शायद अब भी भारत के गाँवों में लोग यह कर लेते होंगे। लेकिन यह अनुमान तब काम नहीं करता जब बादल घिरे हों और धूप के दर्शन न हुए हों। मैं तो ये मानता हूँ कि आज स्वयं को सबसे विकसित प्राणी मानने वाले मनुष्य को भी अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखना रह गया है, जो अपने दम या अनभिज्ञता के कारण इससे अब तक वंचित रहा। खैर, मैं बिस्किट या केक को डालकर अपने काम में लग जाता और वह अपनी नन्ही चोंच से उसे चुभती रहती। जब उसका पेट भर जाता तो मेरे कंप्यूटर के पास आकर बैठ जाती। मेरे ज़्यादा ध्यान न देने पर वह कभी मेरे सिर या कंधों पर चढ़कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश करती। तब मैं अपना काम रोककर उसके कौतुक में शामिल हो जाता। थके हुए मन को उसके सहज मनोविनोद से थोड़ी ताजगी मिलने लगती। मैं देखता कि जब मैं उसके खेल में शामिल हो जाता तो वह कमरे में उड़ती हुई कई चक्कर लगाती। किताबों के शेल्फ से लेकर टीवी तक वो उड़ती, भटकती, बैठती, फिरती। ऐसे में कई बार पैरों के फिसल जाने से नन्ही सी जान डर भी जाती थी। तब वह उड़कर मेरे फैले हुए कागजों पर आकर सुस्ताने लगती। मैं देखता उसकी भूरी काली आंखों से भय धीरे धीरे फिर तिरोहित हो चला और वह फिर आनंदातिरेक में वहीं चक्कर लगाती हुई नाचने लगती। मैंने उसके कई फोटो भी लिए। पहली बार कैमरे के फ्लैशलाइट से वो डर गई थी, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे आदत पड़ गई। बाद के दिनों में रिसर्च का काम बढ़ जाने के कारण दोपहर को लौटना नहीं हो पाता था। उस दिन मैं कॉलेज जाने से पहले बालकनी में बिस्किट का या केक डाल गया था। लौटकर जब मैंने शाम को देखा तो वे ज्यों के त्यों पड़े थे। फिर बिजली के प्रकाश में मैंने देखा कुछ पंख वहां बिखरे पड़े थे। मुझे लगा अंदर आने की उसकी कोशिश में दरवाजे के शीशे से बार बार टकराने के कारण ये पंख टूट कर बिखरे होंगे। मुझे अफसोस हुआ, यह जानकर कि उसे लगा होगा कि मैं अंदर घर में हूँ लेकिन दरवाज़ा बंद करके बैठा हूँ, और शायद इस कारण उसने बिस्किट या केक को छुआ तक नहीं। हो सकता है कि वह मेरा कोरा अनुमान हो, लेकिन क्या पता सच भी हो सकता है। मैं अगले दिन जल्दी आ गया था और प्रतीक्षा कर रहा था कि अगर वो आ जाए तो मैं फिर वापस जा सकता हूँ, लेकिन इसी बीच फ़ोन आ जाने के कारण मुझे आखिरकार निकलना पड़ा। मैंने इस बार केक
बिस्तर के पास फर्श पर बिखेर दिए और शीशे वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया। काम करते हुए मेरा ध्यान अक्सर उसकी तरफ चला जाता था। मैं उस रात देर से लौटा। लौटकर देखा कि केक गायब था। इसका मतलब था कि अंदर आकर उसने खाए होंगे। मुझे तसल्ली हुई। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, जब तक कि मेरी परीक्षाएं खत्म नहीं हो गई। जून के आते आते धूप तेज हो जाती है। गर्मी उतनी नहीं होती जितनी की थकान होती है। कॉलेज से लौटते हुए बस ले लेता था। बस स्टॉप से घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन कई बार लगता था कि एक उम्र भर की थकान अपने कंधों पर लिए ढो रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण अमेरिका में धूप बड़ी चमकीली होती है। तापमान कभी भी 30-35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, लेकिन धूप की तासीर चेहरे और दिमाग को तपा और झुलसा देने के लिए काफ़ी होती है। उस दिन मैं लाइब्रेरी से छुट्टी लेकर जल्दी ही आ गया था। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, लेकिन परीक्षा के परिणाम आने और उसके आधार पर स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद से एक तरह का उत्साह भी था। मैंने घर लौटते हुए बादल घिरते देखे थे। मैं सोच रहा था कि खूब तेज बारिश हो और मैं चादर तान कर बस सो जाऊं, आज और कल को भूलकर। ऐसा कम ही समय आता है हमारे जीवन में जब बीते कल का बोझ उतर जाए और आने वाले कल के बारे में सोचने की ज़रूरत न हो। मैं ऐसे पलों की तलाश में रहता हूँ, लेकिन वह हर चीज़ मिलती भी तो नहीं। और जिस चीज़ की हमें तलाश हो। घर लौटा तो दरवाजे खोलते ही चिड़ियों की फड़फड़ाहट सुनी। इस बार एक नहीं, दो। इनमें से एक को मैं पहचानता ही था, लेकिन दूसरी शायद उसकी कोई मित्र रही होगी। पहली बार उड़कर मेरे कंधे पर आकर बैठ गई, इसके पहले कि मैं पहले अपने जूते उतार पाता। दूसरी वाली चिड़िया थोड़ी तकल्लुफ़ से काम ले रही थी, और ये ठीक भी था। अचानक किसी पर यूं ही भरोसा भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने मित्र का मित्र ही क्यों ना हो। मैं दोनों में फ़र्क इसलिए भी कर पाया कि दूसरी वाली की गर्दन पर एक काली धारी थी। मैंने बस्ता वहीं सोफ़े पर रख दिया और रेफ्रिजरेटर से केक निकाल कर फर्श पर बिखेर दिया। कुछ बिस्किट भी मैंने डाले, जो कल ख़ास उसके लिए मुझे लाने पड़े थे। दोनों केक खाने में व्यस्त हो गईं, तो मैं वहीं सोफे पर लेट गया। दरवाजे का पर्दा हटाकर देखा तो बाहर तेज वर्षा होने लगी थी। पानी की तेज धार गिर रही थी और शीशे से पानी की धाराएं विभिन्न धाराओं में बटकर अलग-अलग आकृतियां बनाती थीं। दरवाजे से अंदर आती ठंडी हवा के झोंके के साथ पानी की हल्की फुहार पड़ने से अब तक की ठहरी तपिश धीरे-धीरे घुलने लगी थी। मन में आनंद का संचार होने लगा। इस बीच दोनों चिड़ियां केक का सफाया करने के बाद खुले खुले दरवाजे से बाहर उड़ चली। मैं भी बाहर आ गया। वर्षा की तेज धार चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ती थी। जमीन और पेड़ों से धुंध का एक गुब्बारा उठता हुआ वर्षा की गिरती धाराओं में गुम हो जाता था। मैं भीगने लगा था। दोनों चिड़ियां जो अब तक पेड़ की शाखा पर बैठी थी, मुझे बाहर आया देख मेरे कंधों पर आकर बैठ गईं। मैंने हल्के से उन्हें छुआ। उनके पंखों को जो पानी में पूरे भीगे थे, उनके पर आपस में चिपक गए थे, जिस कारण वे अलग दिख रही थी। भीगे परों के कारण उनमें भेद कर पाना भी मुश्किल जान पड़ता था। उनमें एक जो उड़ी तो मैं उसके पीछे पीछे भागा लॉन में। फिर मैंने तेजी से उसे पकड़ लिया। वो हमारी फुर्ती थी या उसकी लापरवाही, लेकिन अब वह मेरी हथेलियों के बीच वर्षा की तेज धार से महफूज थी। शायद वह थोड़ी कांप भी रही थी ठंड के कारण। मजे ले रहे हो बारिश में? मेरे पड़ोसी पीटर्स ने बालकनी वाले दरवाजे के अंदर से कहा। हाँ, आज मौसम कितना अच्छा है, मैंने लगभग चहकते हुए कहा। आज ऑफिस नहीं गए आप? कल रात मेरी ड्यूटी थी। पीटर यहाँ किसी ऑफिस में सुरक्षा अधिकारी है। ओह, तो अभी आपको सोना चाहिए था, मैंने कहा। हाँ, मैं सोने ही गया था कि बारिश शुरू हो गई। फिर मैं उठ बैठा। क्या भारत में भी ऐसी बारिश होती है, अमर? पीटर ने पूछा था। भारत में मैं जहाँ से हूँ, वहाँ बहुत बारिश होती है। क्या आपने मानसून के बारे में सुना है? हाँ, क्यों? मानसून के आने के बाद बारिश कई बार हफ्तों तक होती रहती है। इस बीच मेरे हाथों से निकलकर चिड़िया हवा में उड़ गई। दूसरी, जो अब तक मेरे कंधों पर बैठी वर्षा से बचने का प्रयास कर रही थी, वह भी उसके पीछे पीछे भागी। पीटर ने कहा, ये कहाँ से पकड़ लिया आपने आपने चिड़ियों को? मैंने कहा, मैंने पकड़ा नहीं, ये खुद मेरे पास आई है। ओह, तो आपने इन्हें पाल रखा है? पीटर इसके पहले कुछ और कहते कि किसी ने उन्हें पुकारा था और वे माफ़ी मांगकर घर के भीतर चले गए। मैं और कुछ देर तक बारिश में चिड़ियों के बीच भागता और भीगता रहा, जब तक कि ठंड नहीं लगने लगी थी।
दोनों चिड़िया जब वापस उड़ चलीं तो मैंने भीतर आकर अपने कपड़े बदले और तौलिए से सिर को पोंछा। कुछ छींकें भी आने लगी थी। फिर बाद में सो गया। पता नहीं बारिश कब तक होती रही। जब नींद खुली तो देखा सूरज की अंतिम किरणें बिस्तर पर गिर रही थी। मैंने चाय बनाई और बैठकर चाय पीते हुए टीवी देखने लगा। रात को जब सोने गया तो बदन टूट रहा था, शायद बारिश में भीगने के कारण बुखार आने वाला हो। मैंने गर्म दूध के साथ कुछ टैबलेट ली और मैं सो गया। मुझे पता था अगर तबीयत खराब हुई तो कम से कम कुछ दिनों तक तो छुट्टी रहेगी। रोज का वही काम, सुबह उठना, कॉलेज पहुंचना, पहले लाइब्रेरी में कुछ घंटे काम करना, फिर रिसर्च के लिए पेपर ढूंढना, फिर उनको बैठकर घंटों पढ़ते हुए हाइलाइटर से रंगना। हालांकि लाइब्रेरी में काम करते हुए मुझे कभी बोरियत नहीं होती थी। वहाँ नित्य नई किताबों को देखने का मौका मिलता था। मैं तो कई बार किसी किताब में इतना खो जाता था कि ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं अध्ययन के लिए बैठा हूँ या कि मैं लाइब्रेरी का एक अदना सा पार्ट टाइम वर्कर हूँ। लेकिन मेरा सुपरवाइज़र मेरी बहुत कद्र करता था। उसे पता था कि मुझे लाइब्रेरी में काम क्यों करना पड़ता है। वह स्वयं एक उपन्यासकार था। उसे देखकर मुझे हमेशा एक श्रद्धा जनित सहानुभूति घेर लेती थी। वो दाढ़ी में बहुत प्रभावशाली दिखता था, ठीक यूनान के मध्यकालीन चित्रों के एक पुरुष पात्र की तरह। वह मूलतः इटली का निवासी था और उसके पूर्वज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका आकर बस गए थे। वो अक्सर अपने अप्रकाशित उपन्यासों के कथा तत्वों की चर्चा करते करते खो जाया करता था, फिर अचानक हंसने लगता था। उसकी हंसी में एक बाल सुलभ चंचलता और निष्कपटता होती थी। वह कई बार अपने लेखन के प्रति उत्पन्न हो रही उदासीनता का जिक्र करता और फिर जल्दी से फाइलें पलटने लगता, जैसे एक प्रकाशित और सफल लेखक होने की गुत्थियां उसी फाइल में कहीं दबी पड़ी हो। मैं कहता कि वह दिन जरूर आएगा जब उसके उपन्यास छपेंगे और लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। तो वो मेरी तरफ देखता और उसकी दृष्टि मुझे भेजती हुई कहीं किताबों के उस शेल्फ पर जाकर टिक जाती जहाँ ताज़ा प्रकाशित पुस्तकों को डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। सुबह कहें या कि दोपहर, मेरी जब नींद खुली तो शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने घूमकर घड़ी देखी तो 1:30 बज चुका था। शरीर में तेज दर्द था। मैंने अपने को चादर से सर से पांव तक लपेटकर करवट बदल ली। चादर के पार खिड़की से आती धूप मेरी आंखों में सीधी पड़ रही थी, जिन्हें मैंने अपने दाएं हाथ से ढक दिया। मैं चाहता था कि उठकर मुंह हाथ धोकर दवा ले लूं या फिर डिस्पेंसरी चला जाऊं, लेकिन उनमें से कुछ भी होना या करना संभव नहीं लगा। मैं वैसे ही पड़ा रहा, तेज बुखार में टूटता, तपता और सुलगता हुआ। मुझे कई बार बुखार आना भी अच्छा लगता है। बुखार के बाद लगता है हमने अपने शरीर बदल लिए हों, सब कुछ हल्का सा हो जाता है। बचपन में मुझे जब बुखार होता था, अक्सर एक के बाद दूसरी बार बदपरहेजी के कारण माँ हमेशा यही कहती थी। जब बुखार कभी दोहरा जाता था, मैं कंबल में दुबका सुनता रहता था, लेकिन बुखार ठीक होने के बाद फिर भागता फिरता जैसे हाथ पैर में नई जान फूंक दी गई हो। माँ डांटती फिरती कि भागो मत, लेकिन मैं मानता नहीं था और नतीजा कि शाम होते होते मैं कंबल में लिपटा हुआ बुखार में फिर तपता नजर आता। मुझे यह सोचते सोचते फिर नींद सी आने लगी। बुखार में एक खास बात होती है और आदमी एक साथ कई दुनिया में होता है, डूबता उतराता हुआ, पीड़ा और सुख, तपन और हल्कापन, फिर मूर्छा अथवा मौन। कुछ स्वर दैहिक, कुछ अंतर्मन के सुनाई पड़ते हैं, वहीं एक गुनगुनी सी गूंज तेज होकर डूबने सी लगती है। मैंने सुनी कुछ फड़फड़ाहट, किसी चिड़िया के पंखों की। आंख खुलती नहीं थी या कि मैं सपना देख रहा था। फड़फड़ाहट एक बेचैनी की तरह मेरे आसपास बढ़ती जाती थी। हवा का झोंका खिड़की से होकर आता हुआ मेरी चादर को भेद जाता था। मैं अपने को और सिमटा लेता था। मैं जागना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें खुलती नहीं थी। यह संघर्ष पता नहीं कितनी देर तक चला, फिर मैंने कोशिश करनी छोड़ दी। मैं निढाल होकर पड़ा रहा। मुझे लग रहा था कि प्रतिरोध से मैं और निर्बल होता जा रहा हूँ, ठीक उस पंजे लड़ाने वाले की तरह जो शुरू में ज़्यादा ताकत लगाकर निढाल पड़ जाता है। धीरे धीरे मैं थोड़ा संयत होने लगा, फिर एकदम अवसन्न, निश्चेष्ट, फिर एकांतिक और अंतर्मुखी। आँख खुलते ही मेरी नज़र पड़ी मेरे सिरहाने बैठी चिड़िया पर। वह खुली खिड़की से अंदर आ गई थी शायद। उसकी आंखों में घिरे घिरे भय को मैं महसूस कर सकता था। उसने आंखें मींची, पंख हवा में हिलाए और गर्दन घुमाकर मुझे एक बार फिर गौर से देखा। शायद वह अपने को आश्वस्त करना चाहती थी कि स्थिति इतनी चिंताजनक तो नहीं।
मुझे देखता देख उसकी आंखों में भय अब कम होने लगा था। मैं उठना चाहता था, लेकिन अपने हाथ सिर्फ चादर से बाहर निकाल कर चिड़िया पर रख सका। मेरे हाथों की जलन या उसकी आकुलता, लेकिन वो एक बार को सिहर उठी और उसका कंपन मेरे हाथों से होता हुआ मेरे स्नायुओं तक रेंग गया। मैंने उसे अपने हाथों में उठाकर करवट बदल ली। अब वह मेरी हथेलियों के बीच खड़ी मुझे निरंतर देख रही थी। फिर उठकर चादर से ढके मेरे पाँव के पास जाकर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब उठ सकता हूँ। इसके पहले कि मैं उठ पाता, वो मेरे चेहरे के पास उड़ती हुई आ पहुँची। उसके नन्हे पंखों से उड़ती हवा मेरे चेहरे पर अमृत की तरह बहने लगी। कहते हैं कबूतर के पंखों की हवा से बुखार उतर आता है, लेकिन यहाँ स्नेह और अपनेपन का असर ज़्यादा था। मैं अपने आप को जल्दी ही बेहतर महसूस करने लगा। मैंने घड़ी देखी, 6 बजने को थे। मैंने सोचा चिड़िया को भूख लगी होगी। मैं उसे छोड़कर उठा। मेरे पाँव जमीन पर सही पड़ते न थे। मैंने चावल के कुछ दाने लाकर मेज़ पर बिखेर दिए। चिड़िया मुझे कुछ देर तक देखती रही, मानो कह रही हो, इसकी क्या ज़रूरत थी अगर तुम स्वस्थ नहीं थे। यह सोचकर मैं मन में मुस्कुरा उठा। चिड़िया उड़कर मेज पर आई और दाना चुगने लगी। मैं वहीं दीवार के सहारे सर टिकाए चादर में अपने पैर समेट कर उसे देखता रहा। मिनटों में उसने दाने निपटा दिए। शायद भूख कुछ ज़्यादा ही लगी थी उसे। फिर कप में रखा पानी उसने पिया और मेरे पास घुटनों पर आकर बैठ गई। सूरज कब का ढल चुका था और खिड़की के बाहर अंधेरा घिरने लगा था। मैंने हल्के से उसे छुआ और मुझे लगातार देख रही थी, मानो पूछ रही थी कि अब और देर करना ठीक नहीं, अब उसे जाना चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से लेकर खिड़की तक आया और अपनी हथेली को खिड़की के बाहर कर दिया। उसने मुड़कर एक बार फिर मुझे देखा, पंख हिलाती उड़ती हुई बाहर चली गई। वह जाकर एक खंभे पर रुकी थी। शायद उसे जाने में संकोच हो रहा था, या फिर उसे किसी बात का अंदेशा था। मैंने उसे हाथ से हिलाकर विदा किया। इस बार वो जो उड़ी तो रुकी नहीं। पहले आंखों से ओझल हुई, उसके बाद फिर घिरा अंधेरे में खो गई। मैं बिस्तर के पास फिर लौट आया था। मेरा बुखार कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं हर दिन हॉस्पिटल से लौट आने के बाद उसकी प्रतीक्षा करता, लेकिन वह उसके बाद नहीं आई। फिर मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। समय गुजरता रहा। इस बीच स्कॉलरशिप मिल जाने के कारण मुझे लाइब्रेरी में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता था, लेकिन रिसर्च का काम काफ़ी बढ़ गया था। मैं धीरे धीरे उसके मैं धीरे धीरे अपने काम में फिर से व्यस्त होने लगा। शनिवार को खाना खाने के बाद टीवी देखता हुआ मैं सोफे पर ही सो गया था। पता नहीं कितनी देर तक सोता रहा। नींद खुली थी शीशे पर किसी परिंदे के बार बार टकराने के कारण उत्पन्न आवाज से। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा। कई बार सपने में भी सपने होने की अनुभूति होने लगती है। यह भी अवचेतन मन का एक विचित्र खेल है, जो स्वयं रचता है, स्वयं खेलता भी है। मेरी जब आँख खुली तो देखा एक चिड़िया बालकनी के बाहर मंडरा रही थी। मैंने उठकर शीशे का दरवाज़ा खोला तो वो उड़ती हुई अंदर आ गई। जब वो फर्श पर बैठी तो मैं पहचान सकता था कि वह कोई और नहीं, उस चिड़िया की साथी है, जो उस दिन पहली और अंतिम बार उसके साथ आई थी। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। वह कुछ बेचैन और अशांत सी बार-बार चौकन्नी होकर चारों तरफ देख रही थी। मैं काश उससे कुछ पूछ पाता, लेकिन वह संभव नहीं लगा। मैंने बिस्किट के कुछ टुकड़े लाकर वहाँ डाल दिए, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। नहीं, उसकी किसी और चीज़ में दिलचस्पी नज़र आ रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया उसके आगे। उसकी ओर देखकर मुझे लगा, शायद वो कोई संदेशा लेकर आई है। मन का भ्रम या कोई अनबुझा तार, एक रहस्य जो कभी सुलझाया न जा सका आज तक। लेकिन उसकी आंखों की आकुलता और जर्द चेहरे में छिपे भाव को उसे समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, जिसने अपना कुछ अमूल्य कभी खोया हो। कहना, सुनना और सुनाना शायद उसके आगे निरर्थक और निर्मूल हो जाते हैं। मैं दरवाजे को पूरा खोलकर वहीं पर खड़ा रहा। चिड़िया वहां बिस्तर के आसपास थोड़ी देर तक घूमती रही। फिर वह मेरे कंधों को एक बार छूती हुई बाहर उड़ चली। उस रात मैं देर तक जागता रहा। नींद आती नहीं थी। बाहर लॉन में चांदनी बिखर रही थी। हल्की ठंडी हवा बालकनी के दरवाजे से सोफे तक आती थी जहां मैं लेटा था। मैं सोच रहा था कि चिड़िया की उम्र कितनी होती होगी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा बाहर सुबह का प्रकाश फैल रहा था। बरसों के बाद मैं यह देख रहा था। बालकनी के बाहर लॉन में चिड़ियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और पेड़ पर आकर बैठ गया। उसी क्षण चिड़ियों का दूसरा झुंड उसी पेड़ से उड़ चला।
उड़ता हुआ झुंड उषा की लालिमा पर बिखरता सा जान पड़ता था। मैंने बालकनी का पर्दा गिरा दिया। तो अब अंत में हम इला प्रसाद से उनकी कहानी वीज़ा सुनेंगे। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर की निवासिनी इला प्रसाद का नाम भी भारत के हिंदी साहित्य जगत के लिए जाना पहचाना है। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं आईआईटी मुंबई में पोस्ट डॉक्टरल वर्क के बाद यूनिवर्सिटी पार्क ह्यूस्टन में भौतिकी की प्रोफेसर इला प्रसाद हिंदी में लेखन के क्षेत्र में पिछले 1.5 दशक से भी अधिक समय से सक्रिय हैं। उनकी रचनाएं भारत एवं विदेशों की लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं में स्थान पा चुकी हैं और कई विशेषांकों का हिस्सा रही हैं। इनकी रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, उड़िया, मराठी एवं नेपाली में अनुवाद हो चुका है। कई रचनाओं का अमेरिका में रेडियो पर प्रसारण हुआ। कुछ रचनाएं रेडियो डेनमार्क पर भी सुनी जा सकती हैं। बुक्स इन वॉइस द्वारा उनकी कहानियों का ऑडियो रूपांतरण जारी है। लेखन की लगभग सभी विधाओं, कहानी, कविता, स्मरण, उपन्यास, संपादन आदि में सक्रिय इला प्रसाद वर्तमान में विश्व हिंदी न्यास की पत्रिका हिंदी जगत के संपादक मंडल में हैं एवं साहित्य प्रवाह बड़ोदरा की टेक्सास शाखा की कार्याध्यक्षा भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन एवं कई अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भागीदारी भी करती रहती हैं। इनके 3 कहानी संकलन कुछ इस कहानी का अंत नहीं, उस स्त्री का नाम, तुम इतना क्यों रूपाली, तुम इतना क्यों रोई रूपाली, एक कविता संकलन धूप का टुकड़ा एवं एक उपन्यास रोशनी आधी अधूरी सी प्रकाशित हैं। इन्होंने अमेरिका के कहानीकारों की कहानियों का संकलन कहानियां अमेरिका से संपादन किया है। इनके 2 कहानी संकलन एवं कविता संकलन प्रकाशनाधीन भी हैं। तो इला जी, अब हम आपसे कहानी सुनाने का अनुरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। चलिए मैं आपको अपनी जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे इस संकलन से है, तुम इतना क्यों रोई रूपाली। और कहानी का शीर्षक अमरेंद्र जी ने बता ही दिया है, वीजा। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके कागजात पूरे नहीं हैं, आपका वीजा नहीं हो सकता। भारतीय वाणिज्य दूतावास की खिड़की पर बैठी महिला ने फिर से वही रटा रटाया वाक्य दोहराया और अगले नंबर के लिए घंटी बजा दी। खिड़की के ठीक ऊपर लगा बोर्ड लाल रंगों में अगला नंबर दिखाने लगा। शुभेंदु के पीछे खड़े लोग अकुलाने लगे कि वह हटे तो उनकी बारी आए। पिछले 2 दिनों से सुबह शाम इस खिड़की पर हाजिरी लगाते लगाते शुभेंदु बौखला चुका था। माँ की मौत पर कायदे से रो भी नहीं पा रहा। हर क्षण यह एहसास कि कोलकाता में गरियाहाट वाले घर में माँ की लाश पड़ी है, उसके द्वारा मुखाग्नि दिए जाने की प्रतीक्षा में, और यहाँ वीजा कार्यालय के नखरे। मैडम, आप समझती क्यों नहीं, मैं पिछले 20 साल से अमेरिका का नागरिक हूँ। मुझे याद भी नहीं कि मेरा पुराना भारत का पासपोर्ट कहाँ है। आप 20 साल बाद भारत का पुराना पासपोर्ट मांग रहे हैं मुझसे, कहाँ से लाऊं मैं। देखिए सर, ये नियम दिल्ली से आते हैं, हमें इनका अनुपालन करना है। हम आपको उसके बिना भारत का वीजा नहीं दे सकते। खिड़की पर बैठी स्त्री की आवाज अब भी शांत थी। आप जानती हैं मुझे भारत क्यों जाना है? मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बताएंगे कौन कर सकता है? आप काउंसिल जनरल या असिस्टेंट काउंसिल जनरल से मिल लीजिए। बौखलाया हुआ शुभेंदु खिड़की से हट गया। पहला काम तो यह कि घर पर फोन मिलाया, राखी को सूचना दी वह खाना खाने आज भी नहीं आएगा, वीजा हुआ नहीं अब तक। अरे उन्हें बताओ हमारा कल शाम का टिकट बुक है, एक बार एक्सटेंड कर चुके, $600 बर्बाद हो चुके। कोई कुछ सुने तब क्या होगा, कैसे जाएंगे? राखी की चिंताकुल आवाज। काउंसिल जनरल से मिलकर देखता हूँ। हाँ मिलो, बोलो कि जाना जरूरी है, और हाँ कहीं मैकडॉनल्ड है आसपास तो जाकर कुछ खा भी लो। देखता हूँ। उसने फोन काट दिया। वह काउंसिल जनरल की तलाश में निकला। कार्यालय बड़ा है,
अभी अभी नई इमारत में ऑफिस स्थानांतरित हुआ है, इसलिए थोड़ी पूछताछ करनी पड़ी। पता चला काउंसिल जनरल तो खाना खाने चले गए। असिस्टेंट जनरल खुराना भी निकलने ही वाले हैं। शुभेंदु भागा। असिस्टेंट जनरल को उसने कॉरिडोर में पकड़ा। सर प्लीज। क्या है? सर मैं शुभेंदु सरकार, मेरा माँ का डेथ हो गया कोलकाता में। तो मैं क्या करूं? बात काट कर बोले मिस्टर खुराना। शुभेंदु की इच्छा हुई उसका कॉलर पकड़ ले। बदतमीज। लेकिन उसने अपने को संयत किया। सर हमको वीजा चाहिए, कोलकाता जाना है, हमको ही मुखाग्नि देना है सर। हम 20 साल से अमेरिकन सिटीजन हैं, हमारा पुराना इंडिया का पासपोर्ट मांग रहे हैं ये लोग। वो जमा किए बिना वीजा नहीं मिलेगा, हवाई यात्रा का टिकट भी दिखाना होगा। हमारा टिकट कल शाम का है सर, कल ही जाना था, लेकिन कल भी वीजा नहीं मिला तो आज उसको एक्सटेंड किया कल शाम के लिए। शुभेंदु ने 4 ई टिकट खुराना के सामने कर दिए। ठीक है, लेकिन इंडिया का पासपोर्ट सबमिट किए बिना तो वीजा नहीं हो सकता। सर मेरा सहायता कीजिए, कोई रास्ता बताइए। शुभेंदु ने यथासंभव अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखा। देखो मेरा समय खराब मत करो, कहता हुआ खुराना निकल गया। एक बार फिर शुभेंदु की इच्छा हुई कि खींचकर एक झापड़ दे साले को। उसका कॉलर पकड़कर उस पर चढ़ बैठे। साले कमीने, तेरी माँ मरी होती तो तुझे समझ में आता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? खुराना जा चुका था। वह उसके ऑफिस के बाहर प्रतीक्षालय की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा। क्या करे? ये लौट कर आएगा तो कोई बेहतर व्यवहार तो करेगा नहीं, इससे तो उम्मीद करना बेकार है। खाना खाने जाने की इच्छा ही न हुई। कोई रास्ता तलाशना होगा। वह निरुद्देश्य सा इधर उधर घूमता रहा। काउंसिल जनरल के ऑफिस से असिस्टेंट जनरल के ऑफिस के बीच कॉरिडोर में दीवारों पर पेंटिंग थी, भारतीय चित्रकला के नायाब नमूने। वह रुक रुक कर एकक को देखने लगा, गोया उन्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हो। कंधे पर लटके बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया, फिर हाथ की फाइल को उसने वापस बैग में ठूंस दिया। खाली बोतल को कूड़े के टब के हवाले किया और फिर से काउंसिल जनरल के ऑफिस की दिशा में चला। ऑफिस के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था। शुभेंदु उसे पढ़ने लगा। अरे वाह, उसके दिमाग में बिजली कौंधी। कल बुधवार है। उसकी नजरें तेजी से सूचना पर फिसलने लगी। काउंसिल जनरल ने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया है, सुबह 11 से 12 बजे हर सप्ताह। वह मिलेगा इनसे कल। वह घर वापस आ गया। राखी उसे देखकर एक क्षण को चौंकी। उसने प्रश्नाकुल निगाहों से शुभेंदु को ताका और अपने आप समझ गई कि वीजा आज भी नहीं हुआ। क्या बतलाएगी आज रात अपनी ननद गोपा को? कल तीसरा दिन है। कब तक माँ को बेटे से मुखाग्नि के इंतजार में रखेंगे? रखना उचित है क्या? गोपा ने ब्याह किया होता तो जमाई बाबू भी मुखाग्नि दे सकते थे, लेकिन उसको तो अपनी नौकरी करनी है बस। माँ कब तक साथ रहती? चली गई। कल हो जाएगा वीजा, शुभेंदु ने राखी को तसल्ली दी। अच्छा। फिर शुभेंदु ने पूरे दिन का हाल और काउंसिल जनरल से मिलने की योजना बतलाई। तुम पता क्यों नहीं करते कि आखिर क्यों इनको पुराना पासपोर्ट चाहिए? पूछा था, कहते हैं जन्म तिथि का प्रमाण चाहिए। अमेरिका के पासपोर्ट में लिखा तो है। अरे पागल हैं सब। आज वॉशिंगटन से मीरा का फोन आया था। बोल रही थी कि पूरे अमेरिका में सारे दूतावास ऐसे ही हैं और सब जगह ऐसे ही परेशान करते हैं। पिछले साल उसके ससुर की मौत हुई थी। उनके पास उनका भारत का पुराना पासपोर्ट था, उन्होंने जमा किया, लेकिन वे लोग उनसे अमेरिकन पासपोर्ट के साथ नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग रहे थे। वह नहीं था, खो गया है। उन्होंने हार कर उसके लिए आवेदन किया, लेकिन उसके मिलने में भी दिन लगते हैं। अंत में उस रसीद की कॉपी दिखाई कि आवेदन किया है, तब इमरजेंसी वीजा दिया। तुम भी 10 साल के वीजा के बदले इमरजेंसी वीजा मांग कर देखो ना, और जो फीस भरी है वो इनकी जेब में जाने दो। क्या करोगे? समझ लो पानी में गई। तुम्हें वीजा ही तो चाहिए ना। मेरा राखाल और सुमित का भारत का वीजा समाप्त नहीं हुआ है। मीरा लोगों की भी खूब फीस बर्बाद हुई थी, टिकट एक्सटेंड हुआ, हमारे जैसा ही।
इन लोगों ने तमाशा समझ रखा है। दूतावास के बाहर धरना दो तो कहेंगे हमारी इमेज खराब मत करो, और काम करने का वक्त आएगा तो कहेंगे मैं क्या करूं, साला खुराना। शुभेंदु का गुस्सा अभी तक गया नहीं था। पिछले एक सप्ताह से वह यूं भी बेहद उद्विग्न चल रहा था। जब से कंपनी में सीनियर मैनेजर के रूप में पदोन्नति हुई थी, काम इतना बढ़ गया था कि घर आने के बाद भी ऑफिस के काम में ही उलझा रहता। रात 12 बजे से पहले कभी बिस्तर नसीब नहीं होता और सुबह 8 बजते ही घर छोड़ देना पड़ता है। गोपाल लगातार उसे माँ के बारे में बतलाती रही थी। माँ की तबीयत उम्र के हिसाब से इतनी भी बुरी नहीं थी कि वह ऐसी किसी आकस्मिक विपत्ति की आशंका पालता। गोपा का फोन रात में आया। अभी 11 बजे दिन में माँ चल बसी। तब रात का 1:30 बजे का समय था उसके लिए। सोते से बौखला कर उठ बैठा। राखी को उठाया। राखाल और सुमित सोते ही रहे। कब आ रहे हो दादा? रोते रोते बहन ने सवाल किया। जाना तो उसे था ही, अपनी माँ का अकेला पुत्र वह। माँ को मुखाग्नि नहीं देगा तो कौन देगा? अभी टिकट बुक कर लेता हूँ, कल सुबह वीजा ले लूंगा, फिर फोन करता हूँ। उसने संक्षिप्त उत्तर देकर फोन काट दिया था। नींद उड़ चुकी थी। माँ से जुड़ी सारी स्मृतियां एक एक कर सिर उठा रही थी। यंत्र चालित सा आधी नींद में उठकर चलते हुए वह ऑफिस रूम में गया। टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाया और लिविंग रूम में सोफे पर जा बैठा। नाइट बल्ब की रोशनी में कंप्यूटर पर यात्रा का समय देखता और तुलना करता रहा कि किस एयरलाइन से सबसे जल्दी पहुंच सकता है, और फिर पूरे परिवार के लिए जब तक टिकट बुक हुआ सुबह के 4 बजने जा रहे थे। राखी को यात्रा की व्यवस्था करने को कहकर वह सुबह सुबह भारतीय दूतावास के वीजा कार्यालय में अपने जरूरी कागजातों के साथ लाइन में जा लगा। ऑफिस में ईमेल से सूचना भेज दी थी और अपने बॉस का ईमेल उसने लाइन में खड़े खड़े अपने फोन पर पढ़ा था। उसकी छुट्टी की स्वीकृति के साथ संवेदना संदेश भी था। उसे अच्छा लगा था कि औपचारिकताएं निभाने में अमेरिकी कभी पीछे नहीं रहते। और अपना खुराना, मुझे खेद है बोलना तो दूर, तुम्हारी माँ मर गई तो मैं क्या करूं। वह रात गए देर तक बिस्तर में भी जागता रहा। गोपा से बात की, कह दिया एक दिन और रुक जाए। मन ही मन योजनाएं बनाता रहा कि एक बार वीजा मिल जाए और भारत से लौटे तो खुराना के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। धरना देंगे दूतावास के बाहर, जैसे गुजराती समाज ने किया था। तभी से काउंसिल जनरल चोपड़ा ने यह बुधवार वाली मीटिंग शुरू की है, अपनी छवि सुधारने के लिए। साले, उसके मन में एक भद्दी सी गाली उभरी जिसे उसने दबा लिया। राखी ने यात्रा की सारी तैयारियां कर ली थी। शहर में सारे मित्रों परिचितों को सूचित कर दिया था कि उनके घर पर निगाह रखें। वे तकरीबन महीने भर गायब रहेंगे। आज भी सुबह से ही मित्रों के फोन आने शुरू हो गए। वीजा मिला? आज निकल रहे हो? अच्छा, शुभेंदु कॉन्सुलेट गया है, उसे कहो कि अपने बॉस से एक चिट्ठी ले ले कि वो सचमुच जा रहा है। सचमुच उसकी माँ की मृत्यु हुई है। किसी अखबार में सूचना छपी हो तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले लो, दिखाने के लिए। हर कोई अपने अनुभव से उन्हें सलाह दे रहा था। मुझे तो वीजा अंत तक नहीं मिला, मेरा भी एक्सपायर हो गया था। मेरी सास की डेथ हुई थी। नीलेश तो चला गया, वह अभी तक भारत का नागरिक है, लेकिन मुझे 10 दिनों तक दौड़ाते रहे। अंत में नीलेश ने कह दिया कि आने की जरूरत नहीं है, सारे क्रियाकर्म हो गए और वह वापस आ रहा है। सैन फ्रांसिस्को से अरुंधति ने बताया। मेरे पिता तो बड़ी हस्ती हैं, तुम जानती हो। उनकी मृत्यु की तो अखबारों में खबर छपी थी। कंप्यूटर से अखबार का प्रिंट आउट निकाल लिया था, लेकर गए थे, लेकिन तब भी सप्ताह भर बाद इमरजेंसी वीजा देकर भेजा। जब तक पहुंची तब तक सब कुछ हो चुका था। लगा जैसे शक्ल दिखाने के लिए गई। हमारा भी नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट खो गया है। इतना कौन रखता है यार? अटलांटा से शकुन ने कहा। यह सब हेडली कांड के बाद शुरू हुआ है, पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी। आंख मूंद कर नियम चला रहे हैं। मेरा 1 महीने पहले अमेरिका का पासपोर्ट रिन्यू होकर आया था, तब भी नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा और वीजा रोक दिया। ओक्लाहोमा से सुनीता ने बतलाया। दिवाकर तो उस घटना के साल बीतने के बाद भी बौखलाया हुआ था। साला खुराना मेरे को बोलता था क्या प्रूफ है कि तुमको जाना है, एयर टिकट दिखाओ। मैं बोला एयर टिकट बुक कर लूं, तुम वीजा न दो
तो $1,500 तेरा बाप भरेगा? इतना गुस्सा आया। हमारे तो $600 बर्बाद हो चुके, टिकट एक्सटेंड किया है। अगर इमरजेंसी वीजा देते हैं तो 10 साल के वीजा का जो आवेदन दिया उसकी फीस भी बर्बाद ही होनी है। राखी की कातर आवाज फोन पर गूंजी। विश यू लक। थैंक यू। राखी ने फोन रख दिया। वो सबकी कहानी सुनते सुनते घबरा गई थी। कोई तो शुभ शुभ बोले। शुभेंदु भी 3 दिन से दौड़ रहा है, न ठीक से खा रहा है न सो रहा है। माँ की मौत का दुख अलग। उसने सोचा अब किसी से बात ही न करेगी। शुभेंदु दूतावास जा चुका था। दिन के 11 बज रहे हैं। वह खाना बनाएगी और फोन तब तक नहीं उठाएगी जब तक शुभेंदु का फोन न हो। शुभेंदु दूतावास में काउंसल जनरल चोपड़ा के ऑफिस में बैठा था, चोपड़ा के सामने। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा था। चोपड़ा से मिलने के लिए वह पहले नंबर पर था और उसके बाद कुल 2 लोग ही थे। इस नई व्यवस्था की जानकारी शायद अभी तक लोगों को हुई नहीं थी। वह सोच रहा था। कमरा बड़ा था। कमरे में कुछ और लोग थे। कैमरे के साथ उसकी पीठ के पीछे एक व्यक्ति चोपड़ा से कुछ दूर हटकर बैठा था, कलम और कागज के साथ। अच्छे से सूट में सजा धजा, औसत लंबाई, अधेड़, सामने से गंजा, औसत नाक नक्श। शुभेंदु उसका गौर से निरीक्षण कर रहा था, समझने की कोशिश में कि यह आदमी भी उसका काम करेगा या नहीं। अपनी ओर उसे देखते पाकर चोपड़ा मुस्कुराया। अपनी कुर्सी से उठकर उसने टेबल के दूसरी ओर बैठे शुभेंदु से हाथ मिलाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? मैं शुभेंदु सरकार। इस बार उसने उसे घूर कर देखा। शुभेंदु की समझ में आया। यह जानना चाहता है कि उसने जो इतनी हिम्मत की है उसके दफ्तर में आकर शिकायत करने की, तो उसकी पीठ पर कौन लोग हैं, उसकी हस्ती क्या है आखिर। लेकिन वह तो शुभेंदु सरकार ही था, जन्म से भारत का और अब अमेरिका का नागरिक। उसकी हस्ती तो इतनी ही है। झूठ क्यों बोले? क्यों आए हो? इस बार बिल्कुल रूखा स्वर। शुभेंदु ने अपनी समस्या बतलाई। मुझे खेद है कि तुम्हारी माँ का निधन हो गया। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। लिखने वाले ने नोट किया। तुम ऐसा करो, इमरजेंसी वीजा ले लो। 6 महीने का होता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से वीजा के कागजात देखने वाली प्राइवेट एजेंसी और दूतावास के बीच दौड़ते दौड़ते, मित्रों की कहानी सुनते सुनते शुभेंदु का ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। वह इमरजेंसी वीजा के आवेदन पत्र के साथ ही चोपड़ा के दफ्तर में हाजिर हुआ था। प्राइवेट एजेंसी वाला द्वारा अग्रसारित की मुहर उसके कागजों पर थी। चोपड़ा ने उसके कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कैमरे चमके। चोपड़ा ने मुस्कुरा कर फिर उससे हाथ मिलाया। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। कैमरे फिर चमके। लिखने वाले की कलम ने कागज पर कुछ अक्षर और उकेरे। वह कमरे से बाहर हो गया। मुड़कर देखा। उसकी समझ में आया कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। कल के अखबार में यह खबर होगी। उसकी पीठ और चोपड़ा का चेहरा होगा। फाड़ में जाए। उसे शाम 4 बजे वीजा मिल गया था। भूखा प्यासा और थका हुआ वह परिवार के साथ अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट भागा था। शाम 7 बजे विमान में चढ़ने के बाद उसने गोपा को फोन किया था। हम बोर्ड कर गए हैं। लाश से दुर्गंध उठने लगी थी। हमने माँ का संस्कार कर दिया। बाकी तो तुम आ ही रहे हो। शुभेंदु अपनी कोने की सीट पर बैठा, आधे चेहरे को रुमाल से ढके, विमान की खिड़की की तरफ मुख किए, फूट फूट कर रो रहा था। धन्यवाद। ये वाली आपकी कहानी मैंने विशेषांक में देखी, एक आध बार पढ़ी भी और हमेशा अच्छी लगी। आपको इला जी, मैं आई थिंक इसको आप प्रशंसा ही समझेंगी। जब भी मैं आपकी कहानियां पढ़ती हूँ बहुत गंभीर बोझिल नहीं होती, पर हमेशा यही लगता है कि जैसे आप कहानी नहीं लिख रही हैं, वो जिंदगी का कोई टुकड़ा होता है ना, उठाकर आप सामने रख देती हैं। ये लीजिए, बिल्कुल जैसे
मुझे कई बार ऐसे लगता है कि आपको तो मुश्किल होता ही नहीं होगा कहानी लिखना। जो भी ज़िंदगी में हो रहा है, जो घटना है, जो एक अनुभव है, आप उसको शब्द देती हैं और उसको लिखती हैं। तो कहानी ये भी वही थी और पढ़कर ऐसे ही लगता है कि ये वाक़ई सच्ची बातें ही आप लिखती हैं, कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है या कुछ बनाई हुई बात नहीं है। तो एक यथार्थवादी कहानी देने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। कुछ ऐसा ही एक होता है, बहुत कहानी ही दरअसल अपने को लिखवा लेती है। मेरा अनुभव ऐसा ही है कि कहानियाँ वास्तव में अपने को लिखवा लेती हैं। आप शुरुआत करते हैं और फिर कहानी आपको कलम पकड़ के लिखवा लेती है। तो मुझे शायद उस तरह से सोचना नहीं पड़ता, सहज रूप में उसी तरह से चीज़ें आती हैं और मैं बहुतों की कहानियाँ सुनती हूँ, कुछ अपना भी अनुभव होता है, तो सबको मिला-जुला करके शायद वो भाषा का प्रवाह बन जाता है। बहुत इस कहानी का अनुवाद मराठी में भी हुआ है, तो किसी ने मुझसे कहा कि आपकी ये कहानी पढ़ी और मैं इसका अनुवाद करना चाहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों तक कहानी पहुँचेगी। इसी तरह तो कहानियाँ पहुँचती हैं ना लोगों तक। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही संतुलित और विचारात्मक कहानी इला जी आपकी। और ये कहानी मैंने भी पढ़ी है पहले। ये कहानी तब भी अच्छी लगी थी, आज आपका पाठ सुन कर के और भी अच्छा लगा, क्योंकि कहानी को पढ़ना और उसके पाठ को सुनना, खास करके लेखक एवं अथवा लेखिका से, ये एक अलग अनुभव होता है। क्योंकि जब आप कहानी लिखते हैं और जब उसको पढ़ते हैं, तो उस कहानी को आप दोबारा जीते हैं। तो ये एक बहुत ही अनुभव वाली बात होती है, उस यात्रा पे फिर से निकलना। बहुत पहले पता नहीं, ये जो कहानी मैंने सुनाई अपनी, वो 17 साल पहले लिखी थी मैंने कहानी। तो जब ये कहानी सुनाने की बात आई, तो ये मैं दोपहर को पढ़ रहा था इस कहानी को। तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत हिस्से मैं खुद भूल गया था कि अच्छा ये सब लिखा है मैंने उसमें। तो आप सबका भी अनुभव शायद ऐसा ही होगा, लेकिन कहानी को हम बार-बार जीते हैं। जिस कहानी को हम लिखते हैं, उस कहानी में पहले तो उतरते हैं, फिर उसको लिखते हैं। और ये आपकी कहानी बहुत ही सधी, संतुलित और एक एक निश्चित पेस पे चलती हुई कहानी, विचारों को अंजाम देती हुई बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद अमरेंद्र। आपको भी कहानी अच्छी लगी? इला, मैं इसे कई बार पढ़ चुकी हूँ, पहली बार और सुना तुम्हारे मुँह से है। मुझे लगता है तुम्हारी कहानी पढ़ने के बाद ही भारत में नियमों का बदलाव हुआ और अब हमें जो तत्काल वीज़ा मिलने लगा है, राइट? तो आई थिंक साहित्य का काम यही रहता है कि जो भी चीज़ें हम जो भोग रहे हैं या उसको उसके बारे में एक अवेयरनेस, एक अ, चेतना दूसरों में जागृत करे ताकि हमारा समाज सुधर सके, एक तरह से बेहतर बन सके और शायद तुम्हारी इस कहानी ने वो काम किया, जो इतने लोगों में चर्चित हुई, इतना बार तो नियम बदले, लोगों ने देखा। तो बहुत-बहुत बधाई, एक बहुत सुदृढ़ रचना के लिए और बहुत अच्छा पठन, मज़ा आ गया। धन्यवाद अंशु। मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ लिखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत में हैं, उनको हमारे संघर्षों की कोई समझ नहीं है। ये जो परिवेश का अंतर है, जो ये जो जो कहते हैं ना परिवेशगत द्वंद्व, उसको उसकी समझ उन लोगों को नहीं होती है। तो मेरा प्रयत्न, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं वो खिड़की दूँ उनको, जिससे वो ज़रा इधर झाँकें और समझें कि हमारे जीवन में भी कितनी सारी समस्याएँ हैं, जो ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के लॉन की घास हमेशा हरी ही होती है। तो जब इस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं या भारत से भी पाठकों की, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई। कि उनको उनको समझ में आ रहा है कि हमारी भी कितनी अलग ढंग की परेशानियाँ हैं, हमारी परेशानियाँ भी बहुत हैं और अलग ढंग की। नहीं तो आमतौर पे लोग कहते, अरे क्या देखो ना अमेरिका में रहता है, आया भी नहीं माँ की मौत पे। हुँ, तो इस इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है और मुझे जहाँ तक स्मरण है कि तुमने भी कुछ घटनाएँ बतलाई थी इस तरह की और हुँ, वो सब शायद इस कहानी में आ गई हैं। वो मैंने हुँ, कोशिश की हाँ, हाँ, कि उन सबको मैं जोड़ दूँ इस कहानी में और अगर मैं अपने प्रयत्न में सफल रही, पाठकों तक मेरी बात पहुँचती है, तो हम यही तो चाहते हैं ना अपने लिए। यही सही है। और साहित्य दरअसल साहित्य समय और समाज का दर्पण है।
तो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं और जिस समय में रहते हैं, उसको प्रदर्शित करना, उसको प्रस्तुत करना हमारी कहानियों, हमारी कविताओं का उद्देश्य भी है। क्योंकि आने वाले समय में नियम बदले जाएँगे, कानून बदल जाएँगे, सब कुछ होगा। लेकिन तब लोग ये सोचेंगे कि अच्छा उस समय ऐसा हुआ करता था। तो ये कहानी अब जबकि नियम बदल गए हैं तब भी प्रासंगिक है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि समस्या बदल जाती है, हमारे ढांचे वही रहते हैं। तो बिल्कुल। वीज़ा मिलना आसान हो गया होगा, लेकिन कहीं और कुछ मुश्किलें और परेशानी, हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमें ये संदेश वहाँ तक जाता है कि इस समाज में रहने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुज़रता है और किस समय में गुज़रा। तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य का अपना इतिहास है और हम जब रचना करते हैं तो अपने एक समय के इतिहास को उस समय हम उद्धृत कर रहे होते हैं या बिल्कुल, उस इतिहास को रच रहे होते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो जैसे तुम्हारी कहानी थी, चिड़िया, वो भी जिस तरह से व्यक्ति के अकेलेपन को और वो किस तरह से अपने परिवेश में की छोटी-छोटी जैसे पशु-पक्षी प्रकृति से जुड़ता जाता है, वो अभी अपने आप में एक दस्तावेज है कि यहाँ का जिस तरह का या अनिल जी की जिस तरह की कहानी थी, लोगों को उस बर्फ की तूफ़ान की समझ भी नहीं होगी जिस तरह के बर्फ के तूफ़ान यहाँ पर आते हैं। या अंशु ने जिस तरह से एक अलमारी से जोड़ करके हुँ, कितने सारे मनोभावों को व्यक्त कर दिया है ना? तो जी। रचनाओं की सफलता वहीं पर होती है कि हम एक हाँ, इन सभी कहानियों का शिल्प बहुत ही सुदृढ़ था। हमने जित 4 कहानियाँ आज सुनी और सब में एक नयापन और नई प्रस्तुति और उसमें प्रकृति का चित्रण काफ़ी उभर कर के आया। हुँ, आपकी कहानी में विचार प्रभावी लगा मुझे और अनिल प्रभा जी की कहानी में और अंशु जी दोनों की कहानियों में प्रकृति का भी चित्रण बहुत हुँ, सुंदर होके आया है। बिल्कुल, कभी चित्र के माध्यम से, कभी बर्फ के माध्यम से, लेकिन प्रकृति बिल्कुल। वहाँ पे भी उपस्थित है अपनी उदात्त मैं प्रकृति के समझती हूँ साथ। कि विश्व रंग के श्रोताओं को हमारी कहानियाँ पसंद आएँगी। ज़रूर पसंद आएँगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इला सब आयोजन करने के लिए।